उस वक्त में दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था और ये सब लोग ऐसी बात करते थे कि इंडिया में कितने लोग मरेंगे उसका प्रेडिक्शन करते थे और उसके आधार पर दुनिया में कितने लोग मरेंगे वो बेज बनाते थे। दुनिया का जीडीपी और ग्रोथ डेवलप्ड कंट्री का, कई कंट्री का 0-2%, 3%, चाइना का 4%, इंडिया 6-7% जीडीपी ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने कहा कि देश मुश्किल स्थिति में है, उसमें भारत सरकार के कोई मंत्री पॉलिटिक्स नहीं करेगा। देश में कई लोगों ने ऐसा परसेप्शन बना के रखा था कि ब्रांडेड मेडिसिन ही सही मेडिसिन है, मेडिसिन है, उसका कलर चेंज हो जाने से उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो जाती है। आप लालच दे के वोट लेते हैं। गुजरात में कांग्रेस हर बार कहती है हम बिजली फ्री देंगे, हम 5,000 रुपया अकाउंट में डाल देंगे, लेकिन भी देश की जनता ने मोदी जी को ही वोट दिया। ऐसी स्थिति में उसको हेल्थ मिनिस्टर क्यों बना दिया है कौन? अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोलते। मैं चुपचाप रहा, मुझे पता था कि उसकी रिप्लाई मैं आउटपुट से ही दूंगा। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. We have the second largest population in the world, and to provide healthcare to all is a gigantic task, and it's a task in progress. We saw that during the pandemic, even a country as powerful as the US was hard-pressed to provide adequate healthcare. Till today, many developed countries are not back to normal when it comes to providing healthcare. We in India went through our nightmarish experience, but our battle to combat COVID, vaccinate our population, and provide vaccines to the world has made the world sit up and waken to India having the potential to be the pharmacy to the world. But we have challenges before us. To speak about this, we have in our studio Health Minister Mansukh Mandaviya. Mandaviya started his career in politics in 2002, where he fought the Palitana constituency and became the youngest MLA in Gujarat. He was brought in as health minister in 2021 and has a reputation for being a man in a hurry. He has tasks laid out before him by the Prime Minister and he has his deadlines to meet. We are the pharmacy of the world and we want to assure everyone that we are quality pharmacy of the world, the minister said recently. मनसुख भाई, धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए और आपसे बहुत सारा पूछना है, बहुत सारे सवाल हैं मेरे से पूछने के लिए। मैं आपसे कोविड के दौरान कई बारी मिली थी क्योंकि उस वक्त आप इतने बिज़ी थे, इतना बड़ा टास्क था आपके सामने जब आप मंत्री बने। पर आज थोड़ा सा रिलैक्स होके पूछेंगे सवाल। पॉडकास्ट का स्टाइल भी वो है कि आराम से सवाल, आराम से जवाब, आप जितनी मर्जी बोलना चाहें, कोई विज्ञापन का डर नहीं है कि बीच में इंटरफियरेंस का। तो मेरा पहला सवाल है कि हमारा पॉपुलेशन, भारत का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन और हम डेवलपिंग कंट्री हैं। इतने बड़े कंट्री में इतने लोगों को हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराना बहुत ही बड़ा एक कार्य है। तो जब आपने कार्य संभाला, आपके सामने क्या गोल था कि हाँ मैंने ये सब पहले करना है, और फिर आपने उसको एक जैसे प्रायोरिटी क्या दिया आपने? आपकी सही बात है। हिंदुस्तान इज़ ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। इस स्थिति में मोदी जी ने मुझे दायित्व दिया और जब मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री का दायित्व दिया तब स्थिति भी यही थी, कोविड चल रहा था। तो दो जिम्मेवारी मेरे सामने थी। एक, देश का हेल्थ सेक्टर को समझना। मोदी जी ने 2014 से जो नीति इम्प्लीमेंट किया है वो नीति को आगे बढ़ाना, हेल्थ को एक्सेसिबल करना, हेल्थ को अफोर्डेबल करना, और दूसरा कोविड मैनेजमेंट करना। ये दो चीज़ों को जब मेरे सामने थी तब मेरी पहली प्रायोरिटी थी हम कोविड को मैनेज करें। और उस वक्त, क्योंकि जब मैंने पोर्टफोलियो होल्ड किया उसके पहले प्रधानमंत्री जी ने कोविड स्टार्ट हुआ और फर्स्ट लॉकडाउन लगा, तब 5 मंत्रियों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था। तो हम 5 मंत्रियों कोविड मैनेजमेंट के लिए रेगुलर बैठते थे। तो मेरे पास और इन्फॉर्मेशन थी ही कि क्या स्थिति है, क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप केमिकल्स फर्टिलाइजर मिनिस्टर था और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर था। अच्छा। तो मेरे साथ सारी इन्फॉर्मेशन थी ही, तुरंत ही उसको पुटअप करना था। पहली बहुत बड़ी चैलेंज थी क्योंकि उस वक्त में दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, और ये सब लोग ऐसी बात करते थे कि इंडिया में
कितने लोग मरेंगे उसका प्रिडिक्शन करते थे, उसका मॉडलिंग करते थे और उसके आधार पर दुनिया में कितने लोग मरेंगे वो बेज बनाते थे। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक इंडिया के आधार पर करते थे, क्योंकि उसको ऐसा था कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, जैसा आपने कहा 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, मैनेज नहीं कर पाएगा। ऐसा दुनिया के मन में था, डेवलप्ड कंट्री के मन में था। एक और मोदी जी थे, दूसरा दुनिया का एक प्रेडिक्शन था। तो मोदी जी ने जिस तरह से हमें गाइड किया, मार्गदर्शन दिया, उसका आउटपुट ये निकला कि मैं वहाँ से चालू करूँगा जब 2023 जनवरी महीने में मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस गया था। और बिल गेट्स दुनिया का बड़ा आदमी माना जाता है, हम सब लोग जानते हैं। वो मुझे मिला। हम भारतीय हैं, कोई मिलने आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर खड़ा होते हैं, गेट तक लेने के लिए जाते हैं, हैंडशेक करते हैं। तो मैं भी खड़ा हुआ, उसको लेने के लिए गया, हैंडशेक किया। तो बिल गेट्स का पहला जो सेंटेंस था, पहला शब्द था, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। तब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि इंडिया ने करके दिखाया। उसका आउटपुट ये निकला, हमारी इकोनॉमी, हमारा देश कोविड से तुरंत ही बाहर आ गया और हमारी इकोनॉमी तुरंत ही सर्वाइव करने लगी। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि ये सक्सेस स्टोरी है कोविड मैनेजमेंट की, वैक्सीनेशन ड्राइव की। दुनिया का जीडीपी और ग्रोथ डेवलप्ड कंट्री का, कई कंट्री का 0-2%, 3%, चाइना का 4%, इंडिया 6-7% जीडीपी ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। ये सक्सेस स्टोरी है हमारी कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव की, ताकि हिंदुस्तान की दुनिया सराहना कर रहा है। उस टाइम जब हम कोविड वैक्सीन बाकी देशों को दे रहे थे, उस वक्त ऑपोजिशन भी बहुत क्रिटिकल थी कि आप अपने पॉपुलेशन को नहीं दे पा रहे हैं पूरी तरह, क्योंकि उस टाइम 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। आई थिंक सेकंड डेल्टा वेरिएंट चल रहा था। डेल्टा वेरिएंट, तो उस वक्त डेल्टा वेरिएंट अप्रैल मई में था और हमने कंट्रीज को देना शुरू कर दिया था, जून जुलाई में ही देना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त बहुत क्रिटिसिज्म था कि हम दूसरों को क्यों दे रहे हैं। तब मोदी जी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपने भी कहा। क्या आप समझते हैं कि वो सही डिसीजन था उस वक्त? एब्सोल्युटली। देखो, 2 मंत्र उस वक्त मोदी जी ने हमें दिया था। मोदी जी ने कहा कि देश मुश्किल स्थिति में है, देश पेंडेमिक का सामना कर रहा है, उसमें भारत सरकार के कोई मंत्री पॉलिटिक्स नहीं करेगा। हम लोग देश को बचाने में लगे थे, सामने वाले लोग राजनीति करने लगे थे। उन्होंने पहले ऐसा कहा कि देश को वैक्सीन चाहिए, देश वैक्सीन कब बनाएगा, वैक्सीन कब लाएगा। मोदी जी ने एफर्ट लिया, देश के साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग बुलाई। मुझे पक्का याद है, सामने साइंटिस्ट बैठे थे और जब मोदी जी उसके साथ डिस्कस कर रहे थे, तब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये अननोन वायरस है, म्यूटेट होकर आगे क्या बिहेवियर करेगा किसी को पता नहीं, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन है, वैक्सीन रिसर्च। और देश का इतिहास तो यही था कि दुनिया में वैक्सीन रिसर्च हो, चाहे वो रूबेला का वैक्सीन हो, चाहे वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो, चाहे वो पोलियो का वैक्सीन हो। दुनिया में वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आता था। कई वैक्सीन को तो 40-40 साल लग गया। तो ऐसी स्थिति में इतने बड़े देश में वैक्सीन कैसे उपलब्ध कराना, ये चैलेंज थी। तब ये देश देखो, ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, ये बहुत सामर्थ्यवान देश है। मोदी जी ने उस वक्त हमारे देश के साइंटिस्ट लोगों को कहा कि आप वैक्सीन का रिसर्च करिए, निष्फलता मेरी, सफलता आपकी, संसाधन की कोई कमी नहीं रहेगी, आप मेहनत करो, मुझे मेरे देश के साइंटिस्ट पर भरोसा है, विश्वास है कि हम वैक्सीन का रिसर्च कर लेंगे। मुझे बताते हुए आपकी उपस्थिति में खुशी हो रही है, दुनिया में 20 दिसंबर 2020 में फर्स्ट डोज लगा। 1 महीने के भीतर 16 जनवरी 2021 में इंडियन रिसर्च, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग गया। ये हुआ वैक्सीन रिसर्च की स्टोरी। दूसरी जो आपने कहा कि आपने वैक्सीन उस वक्त एक्सपोर्ट कर दिया, वो सही था कि गलत, आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि उन्होंने राजनीति चालू की। देखो, वैक्सीन का रिसर्च मोदी जी ने कर लिया,
तो विपक्षी दलों ने बात करना चालू किया कि ये वैक्सीन अच्छा नहीं है, नहीं लगाना। कैंपेन चला दिया, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने कैंपेन चलाया कि मोदी वैक्सीन है, अच्छा होता तो मोदी क्यों नहीं लगाता, ये सब बात होने लगी। तो तब देश में वैक्सीन का रिसर्च हो गया था और वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग हो गया था। उसके साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में नया वैक्सीन बनता है तो पहले उस वैक्सीन की आयु थी 3 महीने एक्सपायरी डेट, बाद में 6 महीने हुई, बाद में 9 महीने हुई, 1 साल हुई, 2 साल हुई, धीरे धीरे उसका हो जाता है, वैसे वैसे उसको बढ़ाई जाती है। तो 3 महीने के लिए कोई वैक्सीन का रिसर्च वैक्सीन बन के आ गया। यहाँ आप लोगों ने कैंपेन चला दिया कि वैक्सीन मत लगाओ, तो देश में वैक्सीन लगाते नहीं थे। और भारत हमेशा अपने पड़ोसी के प्रति सबसे ज़्यादा जिम्मेवार रहते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी में मानने वाले लोग हैं। हमारे पड़ोसी हमारे सबसे पहले रिश्तेदार हैं, तो उसको मदद करो। तो मोदी जी ने वैक्सीन मैत्री के तहत हमारे पड़ोसी देशों को वैक्सीन की मदद की। ये वैक्सीन हम वहाँ नहीं देते तो यहाँ बिगड़ जाता, एक्सपायर कर जाता। आप बताओ क्या करना चाहिए? सही बात है, आप भी मानोगे कि सही है। ये स्थिति में एक्सपायर नहीं होने देना चाहिए। दूसरा, एक और मोदी जी ने दूसरी बात कही, राजनीति नहीं करनी है तो नहीं ही करनी है। दूसरा, मेरिट पे जाना है। जो लोग वहाँ राजनीति करते थे, ये लोग की सरकार होती ना तो वीआईपी लोगों को पहले लग जाता, मंत्रियों को पहले लग जाता, कई लोगों को पहले, खास लोगों को पहले लग जाता, खास फैमिली को पहले लग जाता। ऐसा मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी ने कहा कि देश में कोविड के सामने लड़ने वाला सबसे पहले लीड करने वाले लोग हैं कोरोना वॉरियर्स, यानी कि डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक स्टाफ, हमारे पुलिस जवान। मोदी जी ने कहा कि पहले उसको लगना चाहिए, लग गया। बाद में मोदी जी ने कहा कि 60 एबव एज बट कोमोर्बिड, उसको लगना चाहिए। तो 2 श्रेणी में मोदी जी नहीं आते थे, तीसरी श्रेणी में आते थे 60 एबव जनरल। 60 एबव जनरल में जब उसकी बारी आई तब मोदी जी ने लगाया। फिर राजनीति चालू की। फिर विपक्ष लोगों ने कहा कि अभी देश के बहुत लोगों को लगाना बाकी है और मोदी ने क्यों लगा दिया। पहले वो कहते थे कि अच्छा होता तो मोदी क्यों नहीं लगाता। मोदी जी की बारी आई और मोदी जी ने लगाया तो फिर राजनीति चालू हुई कि अभी देश के लोगों को लगाना है, मोदी जी ने क्यों लगा दिया। और मैं आपको बता दूं कि इस स्थिति में तो उस वक्त मैं फार्मास्यूटिकल्स विभाग देख रहा था, तो मोदी जी ने जो अपेक्षा रखी और उसका विजन था उसको पूरा करने के लिए देश को जल्द से जल्द वैक्सीन कैसे मिले, सभी लोगों को वैक्सीन कैसे मिले। और लोगों को आश्चर्य होता था, मैंने कहा कि दिसंबर के पहले हम सारे देश को वैक्सीन लगा देंगे, तो हंसते थे। हमारे मीडिया की टीम भी मुझे पूछती थी कि साहब वैक्सीन है नहीं, कहाँ से लगाओगे। लेकिन मैं उस वक्त 5 कंपनी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में लगी थी, एक दिन रुका, 25 क्वेश्चंस तैयार करके गया था। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। आप लैब्स में गए थे? सब भी लैब्स में, जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होना था, एक कंपनी में गया, एक दिन रुका। एक व्यक्ति एक कंपनी में 1 दिन रुका। मैंने समझा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है, रॉ मटेरियल की स्थिति क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या है, फील्ड एंड फिनिशिंग कैपेसिटी क्या है। डिटेल 25 क्वेश्चंस को लेके समझा। दूसरे दिन दूसरी कंपनी में गया, तीसरे दिन 5 कंपनी की विजिट करने के बाद सीरम, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस कैडिला, सभी कंपनी में जाके आने के बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ किया कि प्रधानमंत्री जी, आपका इंटरवेंशन से अमेरिका में वैक्सीन के लिए और रॉ मटेरियल मिलता है, आप वहाँ के हाई लेवल पर बात करेंगे तो रॉ मटेरियल मिलेगा। तो उन्होंने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तुरंत ही मोदी जी ने निर्देश दिया, रॉ मटेरियल मिल गया, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से आया तो एक कंपनी का डबल हो गया। दूसरा, एक कंपनी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उसको एडवांस पैसा देने की बारी आई, एडवांस पैसा दे दिया। तीसरी कंपनी जो उसका लोग हो, साइंटिस्ट लोग थे, बल्क बना सकते थे, लेकिन फिल फिनिशिंग की व्यवस्था उसके पास नहीं थी। कौन कर सकता है, ऐसे लोगों को टाइप करा दिया। 3 महीने में प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 टाइम बढ़ा दिया।
और एक दिन में, एक महीने में 10-10 करोड़ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होना चालू हो गया और एक और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ। दूसरा, डेल्टा वेरिएंट चल रहा था तो तुरंत ही वैक्सीनेशन करना था, स्पीड से करना था। क्या करे? आपने कभी, मैंने ANI की कोई न्यूज़ ऐसी नहीं देखी, कोई भी मीडिया की न्यूज़ ऐसी नहीं देखी जिन्होंने कहा हो कि वैक्सीन था लेकिन वैक्सीनेटर नहीं थे। 1,50,000 सेशन डेली लगते थे, 1,50,000 से एबो सेशन लगते थे। कोई जगह पे आप वैक्सीनेशन के लिए गई हो और वैक्सीन ना हो, ऐसा नहीं हुआ। हाँ। तो वैक्सीन भी उपलब्ध कराना, कोल्ड चेन मेंटेन करना, वैक्सीनेटर, एक वैक्सीनेशन सेंटर पर 7 लोग होते हैं, 7 लोगों को उपस्थित रखना, ये छोटी बात नहीं होती है। तीसरा, उसमें भी एक छोटी चीज होती है, वैक्सीन है, वैक्सीनेटर है, सीरीज नहीं होती तो दुनिया में सीरीज नहीं मिल रही थी, ये क्राइसिस थी। क्राइसिस, हाँ। लेकिन देश में कोई जगह पे हमने सीरिंज की कमी नहीं होने दी। वैक्सीनेटर थे, वैक्सीन थे, सीरिंज थी, बट नीडल नहीं थी। तो एक भी जगह पे नीडल की भी कमी नहीं हुई। हमने सप्लाई चेन को अच्छी तरह से मेंटेन किया, हमने वैक्सीन रिसर्च और उपलब्ध कराया, और मुझे खुशी है कि दिसंबर 2021 के पहले अक्टूबर-नवंबर तक हमने देश में 90% लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया। देश कोविड के सामने जीत गया, देश सफल हो गया और देश आगे बढ़ने लगा। सर, हम कोविड के दौरान जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसके बारे में जब हम बात कर रहे थे तो एक सवाल ज़रूर पूछूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी तो उस टाइम एक एडवाइजरी जारी की थी सरकार ने कि भारत जोड़ो यात्रा में आप कोविड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कीजिए। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कहा कि आप डर गए हैं फ्रॉम भारत जोड़ो यात्रा, इस वजह से आपने कोविड का इस्तेमाल किया। और देखो, मैंने पहले बताया कि हेल्थ ये राजनीति का विषय ही नहीं है, और हमने उसके लिए राजनीति नहीं की थी। मैंने मेरी जिम्मेवारी को वहन किया था। ओमिक्रॉन का एक वायरस म्यूटेट होके देश में जो दिखा, आज तक 224 म्यूटेशन आए हैं। तो कोई ना कोई म्यूटेशन, उस वक्त देश में केस धीरे धीरे बढ़ने लगा और कई लोग हॉस्पिटलाइज होने लगे। यात्रा चल रही थी और ये यात्रा में से जाके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश यात्रा में शामिल हुए थे, और शामिल हुए बाद में वो पॉजिटिव हो गए। यात्रा में लोग इकट्ठा हुए, वहाँ जिस क्षेत्र से यात्रा राजस्थान में पास होती थी वहाँ कई लोग पॉजिटिव पाए गए। तो मुझे वहाँ के MP ने लेटर लिखा कि यात्रा चल रही है, कई लोग पॉजिटिव पाए हैं, और जो न्यू वेरिएंट अभी दिखाई दे रहा है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट, उसको देखते हुए उसकी क्या इफ़ेक्ट होगी चेक करना चाहिए। मैंने स्टडी किया, चेक किया, तो मुझे साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा कि सोशल डिस्टेंस हो तो अच्छा हो। ये अभी उसके पर हमारी स्टडी चल रही है, वैक्सीन इफेक्टेड है कि नहीं है। B1, B7 ऐसा कोई वेरिएंट था। तो मैंने राहुल गांधी जी को लेटर लिखा कि भाई आप यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उसको ध्यान रखो। मैं नहीं कहता और यात्रा चलती रहे और कुछ हो गया तो कहते कि हेल्थ मिनिस्ट्री बैठे, हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेवारी है, वो कोविड को कैसे मैनेज करना उसको लेटर लिखना चाहिए, हमें बताना है, कहते कि नहीं कहते। तो उसमें मैंने मेरी जिम्मेवारी का वहन किया था। लेकिन ये लोगों को पॉलिटिक्स करने की आदत है, तो हर चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर दे तो उनका विषय है। कोविड खत्म हो गया सर, एंडेमिक है कि कहाँ पे हैं हम स्टेज, मतलब कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, अब इसके बाद कुछ करना है? कोविड अभी एंडेमिक की कगार पर है, वो अभी सर्वाइव कर गया है। आज तक जो वेरिएंट आए हैं और लास्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही सब वेरिएंट चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी और कोई घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है जी। आज भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। कोई पॉजिटिव आता है तो हम उसका जीनोम, उसके वेरिएंट को आइसोलेट करते हैं। कोई भी न्यू वेरिएंट दिखाई दे तो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद उसको आइसोलेट करके स्टडी कर लेते हैं कि उसके ऊपर वैक्सीन की क्या इफ़ेक्ट है। इसलिए उसके ऊपर नज़र हम बनाए रखे हैं जी। लेकिन जनता के लिए आज कोई चिंता का कारण नहीं है। बिग फार्मा का उस वक्त भी आप पर बहुत प्रेशर था कि उनके वैक्सीन्स
अमेरिकन वैक्सीन या जो भी वैक्सीन्स थे, यूरोपियन वैक्सीन, ये इस्तेमाल करने चाहिए, ये क्या मेक इन इंडिया, इसका कोई भरोसा नहीं है। और अब जेनेरिक ड्रग्स को लेके क्या बिग फार्मा का आपके ऊपर प्रेशर है? आपके ऊपर मतलब मंत्रालय के ऊपर, भारत के ऊपर कि प्रेशर है कि आप ये जेनेरिक ड्रग्स नहीं बनाएं? जेनरिक ड्रग्स, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सब बिजनेस मॉडल सब लोगों का होता है और बिजनेस अपना बढ़ाने के लिए सब लोग अपने अपने तरह से प्रयास करें, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। हमारा एजेंडा क्लियर है कि मोदी जी ने एक बार कहा था कि मेरे देश के कोई गरीब बिना दवाएं नहीं मिलने से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये मोदी जी ने बोल दिया। ये पंच लाइन को सक्सेस करने की जिम्मेवारी एज ए फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर के रूप में मेरी है। देश में हेल्थ एक्सेसिबल और एफोर्डेबल कैसे हो? आप जब हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर साहब आपको डायग्नोसिस करके मेडिसिन लिख देते हैं। डायग्नोसिस के लिए 200-500 रुपया ही लगेगा, लेकिन वो जो मेडिसिन लिख देते हैं वो लाख रुपये की भी हो सकती है, 25,000 की भी हो सकती है। और देश में एक बहुत बड़ा वर्ग था, वहाँ मेडिसिन नहीं पहुँचती थी। और देश में कई लोगों ने ऐसा परसेप्शन बना के रखा था कि ब्रांडेड मेडिसिन ही सही मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन ये अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं होती है। ऐसा एक परसेप्शन देश में बना हुआ था। हमने तय किया कि परसेप्शन से हमें देश को बाहर लाना है। मैंने कई बार पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा कि एक गिलास पानी है, आपके यहाँ से गिलास पानी मेरे पास लाए और उसके टैप से आपके घर पे आया होगा, उसकी कीमत काउंट करो तो 10 पैसा भी नहीं होगा। ये ही वाटर बिस्लरी में चला जाए तो उसकी जो MRP हो 15-16 रुपीज़, 20 रुपये जो भी हो जाएगा। एक्वाफिना में चला जाए तो उसकी 35-36 रुपीज़ हो जाएगी। लेकिन पानी पानी है ना, H2O है ना, पानी पानी ही है। मेडिसिन मेडिसिन है। उसका कलर चेंज हो जाने से उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो जाती है, उसका पैकिंग बदल जाने से क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। जेनरिक मेडिसिन हो या ब्रांडेड मेडिसिन हो, पैरासीटामोल 500 mg तो आप कालपोल 500 mg लिखते हैं तो उसकी क्वालिटी बन जाती है, और पैरासीटामोल 500 mg लिखते हैं तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक अवेयरनेस के लिए हम क्या करें? तो मोदी जी ने उस वक्त मुझे बताया कि देश के गरीब लोगों की सेवा के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है हम लोगों को सस्ती दवाएं पहुंचाने के लिए जन औषधि केंद्र चालू करें। उससे 2 फायदा होगा। एक, लोगों को सस्ती दवा मिलेगी, दूसरा जेनरिक मेडिसिन का प्रचार प्रसार होगा। और एक काम हमने मिशन मोड में लिया, आपका क्वेश्चंस आगे का होगा ही, मैं उसमें बताऊंगा भी, क्योंकि मैं फार्मा का विषय बिग फार्मा का, हाँ, उनका प्रेशर और एक क्वेश्चन ना आए, ऐसा होगा नहीं। तो बिग फार्मा कंपनी है, अपनी ओर से वो बिजनेस करे, वो ब्रांडेड बेचे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे प्रचार करना है जेनरिक मेडिसिन का, क्योंकि सस्ती है। आप 1 रुपये की मेडिसिन 20 रुपये में बेची है, ये आदत किसी को लगी हो तो उसको मुबारक। लेकिन 1 रुपये की मेडिसिन 1 रुपये में ही देश की जनता को मिले, वो दिशा में हम काम कर रहे हैं और उसमें हमें बहुत सफलता मिली। सर, इसमें ये जो कंपटीशन प्रतिस्पर्धा होती है मेडिकल फील्ड में, फार्मेसी के फील्ड में, वो बहुत ही ख़राब किस्म की प्रतिस्पर्धा है। इसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मीडिया में खबर छपवाना कि ये जो जन औषधि केंद्र हैं, यहाँ पे जो जेनेरिक ड्रग्स बेच रहे हैं ये ख़राब क्वालिटी का है, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग नहीं है, वहाँ पे रेफ्रिजरेशन नहीं है, तो दवाई जो है वो उसका टेम्परेचर, ख़राब टेम्परेचर में, जो 16 to 18 डिग्रीज टेम्परेचर या 16 to 22 डिग्रीज टेम्परेचर में रखना चाहिए उस दवाई को, वो नहीं रखते हैं, तो इसकी वजह से क्वालिटी ख़राब है, रख रखाव ठीक नहीं है। ऐसी किस्म की स्टोरीज आती रहेंगी, चाहे वो प्लांटेड हो या जो भी हो। ऐसे बिग फार्मा का ये गेम चलता है। तो उस वक्त भी चला था जब वो वैक्सीनेशन की बात चल रही थी कि ये पानी है, चीनी का पानी है, ये मेक इन इंडिया क्या कुछ भी नहीं है। क्या अब भी जेनेरिक ड्रग्स को लेके ऐसे आप समझते हैं कि बिग फार्मा ऐसे गेम्स खेल रहा है? उसमें बिग फार्मा तो ठीक है, लेकिन कई लोग ये काम में जुट जाते हैं, वे परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश में लग जाते हैं। नहीं करना चाहिए। और मेरा आग्रह है कि जब देश की स्वास्थ्य की बात आए
मैं उसको एक बहुत उसमें पैशनेट हूँ कि हेल्थ के विषय में ना राजनीति होनी चाहिए ना बिजनेस होना चाहिए। हमारी संस्कृति ही अलग है। हम हेल्थ को कैसे देखते हैं? दुनिया का मॉडल दुनिया का हो सकता है, इंडिया का मॉडल अलग है, इंडिया का मॉडल इंडिया का है। हमारे यहाँ हेल्थ मेडिसिन या कॉमर्स नहीं है, हमारे यहाँ मेडिसिन या सेवा है। हम उसको इस भाव से देखते हैं। हम देश के लोगों के और दुनिया के प्रति हेल्थ सेक्टर में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर काम करते हैं। सारी दुनिया हमारा परिवार है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मुझे बराबर याद है 24 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन लगा। 4 अप्रैल 2020 लॉकडाउन था तो मैं दिल्ली में ही था। मुझे प्रधानमंत्री जी का कॉल आया और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि भाई दुनिया की ओर से मुझे कॉल आ रहा है, दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन नहीं है, हमारी क्या स्थिति है। मैं एनालिसिस करके प्रधानमंत्री जी को बताया। मैंने कहा कि साहब देश की ज़रूरत के अनुसार देश में मेडिसिन की कोई किल्लत नहीं है। तब मोदी जी ने मुझे कहा था, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, मोदी जी ने मुझे कहा था कि भाई देश की चिंता तो हमें करनी ही करनी है, दुनिया संकट में है, हमें दुनिया को मदद करनी चाहिए। और हमने तुरंत ही देश के सभी फार्मा कंपनियों के साथ मीटिंग करके उसको लॉकडाउन पास दे के, उसमें काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को लॉकडाउन पास दे के सभी फार्मा कंपनियों को चालू करवा दिया। और उसमें 2 विषय निकला। हमने उस वक्त लॉकडाउन में हमारा एयरपोर्ट बंद था, कोई कार्गो प्लेन कॉमर्शियल फ़्लाइट नहीं चलती थी, लेकिन उस वक्त दुनिया से हर दिन 5-6 फ्लाइट केवल मेडिसिन लेने के लिए आती थी। मोदी जी ने विश्व के 150 देश में मेडिसिन उपलब्ध कराया, 150 देश में, 100 कंट्री में वैक्सीन उपलब्ध कराया। जब दुनिया के कंट्री जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री स्टॉक पाइल कर रहे थे, तब हम दुनिया को मदद कर रहे थे। दूसरा विशेष बात उसमें यह है, उस वक्त मैं भारत की फार्मा कंपनी को अभिनंदन देना चाहूँगा। उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई। जो चाहते तो प्राइस बढ़ा सकते थे और दुनिया की तो मजबूरी थी, उसको तो लेना ही लेना था, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाई। क्वालिटी के साथ कोई बार्गेनिंग नहीं किया। दुनिया को क्वालिटी, आवश्यकता के अनुसार मेडिसिन उपलब्ध कराई, दुनिया को संकट से बचाया। नतीजा ये निकला, पोस्ट कोविड के बाद दुनिया ने ऐसा माना इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। वो दोस्ती निभाती है, साथ देती है, जब मुश्किल स्थिति में हमारे साथ खड़ा रहती है। इसलिए हमें इंडिया को मदद करनी चाहिए, इंडिया के साथ रहना चाहिए। जब डेल्टा वेरिएंट आया देश में और हमारे यहाँ थोड़ी दिक्कत हुई, सारी दुनिया निकल पड़ी इंडिया को मदद करने के लिए। आपने देखा होगा जी, क्योंकि इंडिया दुनिया के साथ खड़ा रहा। आज मैं दुनिया में जाता हूँ, महंगा कोई चीज़ मिले तो भी दुनिया को पहली प्रायोरिटी प्रोक्योरमेंट के लिए इंडिया है, क्योंकि इंडिया के साथ दोस्ती रखने से, इंडिया के साथ बिजनेस रिलेशनशिप वो लॉन्ग टाइम होती है, परमानेंट होती है, और जब दिक्कत होती है तब भारत मुखर नहीं जाता है, खड़ा रहता है। ऐसा एक परसेप्शन दुनिया के साथ बना है। पर आपने क्वालिटी के बारे में बात की। क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए अगर हम फार्मेसी टू द वर्ल्ड बनना चाहते हैं, अगर हम अपने मेडिसिन्स दूसरों के लिए, मतलब नॉट जस्ट गिव, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये 4 चीज़ें जो हैं, ये एक मापदंड होना चाहिए इनका। क्या हम वी आर एबल टू फुलफिल इट और नॉट, क्या कर सकते हैं? इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है और इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड रहना चाहते हैं। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तब हो पाएंगे और है, आज भी दुनिया की 20%, ये भी समझने जैसा है, दुनिया की कुल मेडिसिन की रिक्वायरमेंट की 20% रिक्वायरमेंट इंडिया फुलफिल करता है, वो भी जेनरिक मेडिसिन। आज अमेरिका में लोग 5 टैबलेट लेते हैं,
तो एक टेबलेट इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन की होती है। सारी दुनिया 5 टेबलेट खाती है, तो उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। तो दुनिया में, सारी दुनिया में इंडिया एफोर्डेबल सस्ती मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं, क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी के साथ हम कोई बांधछोड़ नहीं करना चाहते, उसमें हमारी नीति जीरो टॉलरेट की है। और इसलिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज 2 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है मेडिसिन में, और बढ़ रहा है। पोस्ट कोविड के बाद दुनिया और इंडिया की ओर से मेडिसिन खरीदे, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। To put my next question in perspective, a short background. The West African country of Gambia will make it mandatory for all pharmaceutical products from India to be inspected and tested prior to shipments from July 1st, according to Gambian government documents reviewed by the media. These restrictions have come about following the deaths of dozens of children linked to Indian-made cough syrups. India's industry supplies nearly half of the pharmaceuticals used in Africa. In April, Indian government said its officials had held meetings in Africa to ensure its drug exports did not suffer after nearly 70 children died in Gambia after ingesting the cough syrup last year. सर, अभी वो गैम्बिया में जो किस्सा हुआ कॉफ सिरप को लेके, उसकी वजह से गुणवत्ता के ऊपर भी सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है। आपने कहा है ज़ीरो टॉलरेंस, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि इसमें क्या? ये सही बात है कि कई बार ऐसी बात उठती है, और मैं इस स्थिति में बचाव के पक्ष में नहीं आऊँगा, रियलिटी पर जाना चाहूँगा। देश में भी सारी दुनिया में सैंपल फेल होता है, केवल हमारे कोई कंपनी का सैंपल फेल हो गया ऐसा नहीं। आपने दुनिया की कई कंट्री की कंपनियों का सैंपल फेल होते हुए देखा होगा। अरे सारी वैक्सीन फेल हो गए, आपने देखा होगा। जी जी, वैक्सीन फेल हो गए, आपने देखा ही है जी। आज मैं कोई कंपनी का नाम बोलूँ मेरे लेवल पे उचित नहीं, लेकिन कई डेवलप्ड कंट्री की मल्टीनेशनल कंपनी की भी सैंपल फेल हो जाती है। कई बार इंडिया की भी कोई सैंपल फेल हो जाए तो मैं उसको बख्शना नहीं चाहता हूँ, उसके सामने कार्रवाई करके हमें एक्शन करना चाहिए। लेकिन इंडिया के खिलाफ कोई परसेप्शन बनाने की कोशिश करे तो हमें तथ्य पर जाना चाहिए। और आपने गाम्बिया के बारे में कहा, ऐसा 2-3 कंट्री से न्यूज आया। गाम्बिया के इश्यू में जैसा न्यूज आया तो हम भी अलर्ट हो गए। हमने तुरंत ही कहा कि सरकारी तौर पर हम पूछें, WHO को भी पूछें जिन्होंने उसके पर अपनी बात रखी हो, गाम्बिया को पूछे कि क्या हुआ, कॉज ऑफ डेथ क्या है, आप सारी इन्फॉर्मेशन हमें दो। हमने WHO को भी कहा कि आप भी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दो जो आपके पास हो। जब हम उसके डीप में गए तब समझने जैसी स्टोरी है। गाम्बिया ने एक कप सिरप का टेंडर निकाला, अमेरिका की एक कंपनी ने कप सिरप का टेंडर को कोट किया, और एक कंपनी ने इंडिया की एक कंपनी के पास ये मेडिसिन बनवाई। ये सब मेडिसिन बनवाई, कप सिरप बनवाई, बना के उन्होंने वहाँ भेज दी। उसको भी सैंपल टेस्ट करना चाहिए था, वहाँ सैंपलिंग करना था, चाहो किया नहीं किया। बाद में जब हमने उससे इन्फॉर्मेशन मांगी तो हमने कहा कि कौन बच्चे का डेथ हुआ है, उसको क्या हुआ, क्या क्या मेडिसिन दी गई। आपको आश्चर्य होगा 49 बच्चे का मृत्यु हुआ, तो उसमें से ये निकला कि उसको डायरिया था। पर डायरिया था तो आपने उसको कप सिरप क्यों दिया? बच्चों को डायरिया था तो उसके लिए आपने कप सिरप क्यों दिया? हमने क्वेश्चंस पूछा कि आप हमें उसको क्लैरिफिकेशन दो। दूसरा हमने क्वेश्चंस पूछा कि सैंपल टेस्टिंग करने से क्या रिजल्ट आया, तो उन्होंने कहा कि हमने 23 सैंपल लिया था, उसमें 4 सैंपल फेल हो गया। एक ही बैच बनी है, गाम्बिया के लिए ही बनी है। एक बैच में जो सैंपल फेल हो तो सब सैंपल फेल होना चाहिए, लेकिन 4 ही सैंपल क्यों फेल हुआ? हमने यहाँ सैंपल हमने भी लिया, हमने लेके उसका सैंपल को चेक किया तो पास हो गया। आज देश में यूएस के बाद यूएस FDA अप्रूव सबसे ज़्यादा प्लांट यूएस के बाद कहाँ भी हो तो इंडिया में है। थोड़े दिन पहले एक विषय चला कि अमेरिका में आई ड्रॉप से कई लोगों की, 1-2 लोगों की आँख चली गई। ये चेन्नई की एक कंपनी ने बनाया था आई ड्रॉप, यूएस FDA अप्रूव्ड प्लांट था। यूएस FDA की टीम तुरंत ही वहाँ चेकिंग के लिए चली गई। उन्होंने चेक किया आई ड्रॉप को लेके, तो सैंपल पास हो गया, फेल नहीं हुआ।
तो हमें हमारे देश की, और दूसरा उसमें भी जो कोई सचमुच गलती करता है, हमने रिस्क बेस्ड एनालिसिस करना चालू किया है। समझ लो कि मार्केट में कोई सैंपल फेल होता है तो हम ऐसी सूची रखते हैं, ऐसी कंपनी को जाके प्रत्यक्ष हमने देखना चाहिए। 150 कंपनी को अभी हमने चेक किया। अभी जब मैं आपसे बात कर रही शो हूँ, कॉज नोटिस दिया आपने? अब मैं टोटल बताऊँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब कोई जगह पे हमारी टीम का चेकिंग चल रहा होगा, कोई ना कोई जगह पे। उसमें से 18 को तो हमने बंद कर दिया, क्लोजर दे दिया। हमने उसमें गलती पाई, उसको हमें माफ नहीं करना है। जिसमें हमें डाउट गया और अच्छा हमारी टीम को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उसको हमने तुरंत ही शोकॉज नोटिस दिया। उसमें शोकॉज नोटिस में हमने सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हम उसको चलाना नहीं चाहते हैं, हमारी जिम्मेवारी है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सब लोग साथ में मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। मैं स्वयं 3 दिन तक हैदराबाद में देश के सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ 3 दिन चिंतन बैठक किया कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ही रहना है। हमें क्वालिटी एफोर्डेबल मेडिसिन देश को और दुनिया को उपलब्ध कराना है। उसके लिए सरकार की ओर से हमारी जो भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें जॉइंटली पूरा करना है। और उसके लिए हम सब लोग, आज हमारी स्क्वाड बनी हुई है, टीमें बनी हुई है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर है, सब लोग जॉइंटली एफर्ट लेते हैं। और जहां हमें रिस्क बेस्ड चेकिंग करने की आवश्यकता लगती है वो हम चेकिंग कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ जो आपने कहा, गैम्बिया ने कहा कि जब हमारी शिपमेंट्स आने लगेंगे जुलाई 1 से भारत से जाने लगेंगे, और वहाँ जब पहुँचेंगे तो पहले उनकी टेस्टिंग होगी और फिर ही उनको मार्केट में दिया जाएगा। तो इससे डोंट यू थिंक कि हमारी छवि को ऐसे धक्का पहुँचता है? नहीं पहुँचने देना चाहिए, लेकिन भी कोई करे चेकिंग टेस्टिंग तो हमें अच्छा लगेगा। चलो भाई, उसको भी लगेगा अच्छा कि इंडिया अच्छी तरह से कर रहा है और प्राइमरी बेस पे ही टेस्ट हो जाए तो अच्छा है, उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ, मुझे सेटिस्फेक्शन तब होगा कि दुनिया का एक कॉन्फिडेंस जो आज तक हमने बनाया है वो बरकरार रहना चाहिए हमारे एंड और पे। इंडिया से जो मेडिसिन आती है दुनिया ब्लाइंडली उसके ऊपर भरोसा करे, यही हमारी प्रायोरिटी रहती है। राइट, हम एक डेवलपिंग कंट्री है और दशकों तक हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी महामारी वगैरह डील करने के लिए, जैसे चिकन पॉक्स, कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो वैक्सीनेट योर पॉपुलेशन, पैंडेमिक वैक्सीन नहीं बट बेसिक वैक्सीन, ये सब बहुत बड़े गोल्स थे हमारे सामने। जब ऐसे होता है तो जो द बिग प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व करने के लिए हमें रहता है। इसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा बैक सीट में चला गया। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब हम बड़े होते थे तो ये मेंटल इशू तो कोई बात ही नहीं थी, फैमिली में सॉल्व हो जाता था। कोई कहता था हाँ, इसको डिप्रेशन का नाम ही नहीं सुना था हमारे बचपन में, लेकिन कोविड के बाद ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन गया है। तो इसमें सरकार क्या कर रही है? मेंटल हेल्थ इश्यू पहले भी था लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया था, तो हमें समझ में नहीं आता था कि ये मेंटल हेल्थ का इश्यू है। लेकिन आपकी बात सही है, कोविड के बाद जब एक स्टडी हुई तो 10% लोग मेंटल हेल्थ के शिकार बन गए थे। तो ये तो बहुत बड़ी चैलेंज है। मेंटल हेल्थ के शिकार हो जाते हैं उसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी बीमारी से वो पीड़ित हो गए हैं, उसकी इफेक्ट उतने व्यक्तिगत निजी जीवन में भी होता है, उसका आउटपुट पर भी होता है, उसकी सोशल लाइफ पर भी होता है जी। इसलिए उसका बाकी आपको जो शारीरिक कोई बीमारी होती है तो पता चल जाता है और आप उसको ट्रीटमेंट तुरंत ही करवा लेते हैं। सिम्टम होते हैं, हाँ। उसके में तो सिम्टम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जी। तो मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए हमने बहुत काम किया। हमने टेलीमानस एक सीरीज चालू की और टेलीमानस डैशबोर्ड के द्वारा आज हम टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं। देश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हॉस्पिटल में हमने उसको निमहांस के साथ जोड़ दिया, जो देश की और विश्व की बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है भारत सरकार की, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट बेंगलोर निमहांस, उसके साथ जोड़ा है। हर स्टेट में एक उसका सब सेंटर बनाने के लिए हमने काम चालू कर दिया। कई स्टेट में हमने चालू भी कर दिया सब सेंटर, कई सब सेंटर पहले से थे, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ जोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की गई,
और अभी की जा रही है। और डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को भी वर्चुअली ट्रेनिंग की जा रही है, ताकि मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े हुए केस को आइडेंटिफाई कर पर कौन सा डॉक्टर, मतलब ये साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, कौन डॉक्टर होगा? जनरल डॉक्टर को जनरल डॉक्टर, जनरल एमबीबीएस। देखो, हाँ। साइकियाट्रिस्ट है वो तो जानते हैं, हाँ, वो वही तो ना, उसमें हाँ। एक्सपर्ट है, वो उसको समझ लेंगे। जनरल डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, हाँ। उसको भी मेंटल हेल्थ के ग्रस्त कोई पेशेंट आएगा तो उसको पता चल जाना चाहिए कि वो मेंटल हेल्थ के शिकार है, हाँ। उसको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो वो स्वयं टेली मानस से टेली कंसल्टेशन करा देता है तो तुरंत मैं ही। कैसे एक्सेस करूं? सपोज मेरे को लगे कि हाँ, मेरे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेरे को थोड़ा सा सुइसाइडल टेंडेंसी हो रहा है, तो कुछ लोग जो हैं वो जानते हैं सुइसाइड हेल्पलाइन, पर जैसे कोई टियर 2 सिटी में है या फिर रूरल एरिया में है, वो कैसे एक्सेस कर सकता है अपने पोर्टल को? बहुत अच्छी बात है आपकी। आप टेली मानस प्लेटफॉर्म पर चले गए, पोर्टल है, पोर्टल पर चले गए, हाँ, तो टेलीमानस पर चले गए, वहाँ से आपको तुरंत ही विंडो आएगी हाँ, कि आप टेलीमानस से किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। विंडो होगा, डिस्ट्रिक्ट में जो साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, निमहांस के सब सेंटर कौन ओपन है, तो आपको पता चलेगा कि 10 जगह पे डॉक्टर उपलब्ध है, 3 जगह पे डॉक्टर उपलब्ध है। अब वहाँ क्लिक करके लाइन में खड़े हो जाएंगे, वर्चुअल में, वर्चुअली लाइन में खड़े हो गए, हाँ, तो तुरंत ही आपकी बारी आएगी, तो तुरंत ही आपको क्लिक होगा। मतलब कोई बस लेके वहां जाने की जरूरत नहीं, लाइन नहीं है। ओके। और बाद में टेली मानस में टेली कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर को ऐसा लगे कि उसको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता है, तो वो बोल देंगे, उसको अपॉइंटमेंट दे देंगे। उसको ऐसा लगे कि उसके साथ काउंसलिंग करने की आवश्यकता है, तो एक डॉक्टर उसको लॉन्ग टाइम के लिए काउंसलिंग, उसको ओपीडी में कोई लोग लाइन में होते हैं, तो उसको कहते हैं कि आप ये विंडो पे चले जाओ और वहाँ XYZ से आप काउंसलिंग करो। और पैसे? कुछ पैसे नहीं, ओह, फ्री में। और आज अच्छी तरह से आज तक 1,50,000 टेली कंसल्टेशन हो चुका है। इसमें एक और बात होती कि ठीक है, बच्चे तो जानते हैं, ज़्यादातर एटलीस्ट शहरी बच्चे जो हैं वो जानते हैं कि हाँ, ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं जहाँ पे आई नीड हेल्प। हाँ। लेकिन कुछ लोग हैं, खासकर कोविड के बाद, लोनलीनेस, ओल्ड एज, इन लोगों के भी मेंटल इश्यूज हैं, और जेरियाट्रिक काउंसलिंग वो अवेलेबल ही नहीं है इस देश में। और खासकर 60, 80, 90 साल के जो लोग हैं वो एडमिट नहीं करना चाहते कि हाँ, कुछ मेंटल इश्यूज हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस फैलाना या फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन? उसमें 2 सॉल्यूशन है। अवेयरनेस तो है ही है, आपने देखा होगा अभी टेलीविज़न पर एडवर्टाइज भी आ रही है, हर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ फ्लैक्स बैनर लगा है कि आपको कोई इश्यू है तो आप अवश्य मेंटल हेल्थ के लिए बातचीत कर सकते हो। डॉक्टर पहले अच्छी तरह से ट्रेन नहीं थे, ये पहले कोई डॉक्टर के पास पेशेंट आते थे तो पहले वो शारीरिक बीमारी के लिए ही सोचते थे जी। आज सभी डॉक्टर उसको मेंटल हेल्थ के पर भी देखते हैं, मेंटल हेल्थ का कोई इश्यू है कि नहीं है, ये एंगल से देखना भी चालू कर दिया है। 2 विंडो ओपन है, टेली मानस से तो जुड़े, लेकिन प्रत्यक्ष जाके ट्रीटमेंट कराना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, बहुत प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर को वर्चुअली ट्रेनिंग दी गई है जी। और एक कंटिन्यू से हर सप्ताह में चलती है, तो प्राइमरी उसको अंदाज लग जाता है कि ये उसको इश्यू है, वो तुरंत ही कोई ना कोई डॉक्टर के पास रेफर कर देते हैं। तो ये व्यवस्था आज तक ज़्यादातर हो चुकी है। सर, आप बता रहे थे कैसे आप लेबोरेटरीज में गए, कैसे आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाके उनके मालिक से, उनके प्रोफेशनल से बात करते हैं, लैब असिस्टेंट्स, लैब जो हैंडल करते हैं उनसे बात करते हैं। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर वी हैव टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल। इसमें आप जो जन औषधि केंद्र खुले हैं उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल होता है या फिर सिर्फ पब्लिक हेल्थ है? इसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस जन औषधि केंद्र में बहुत अच्छी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो 2 विषय है, एक जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र का हमने मॉडल कैसा बनाया है, हमने कहा कि कोई प्राइवेट प्लेयर, कोई एनजीओ भी आ सकते हैं, कोई इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, और वो एक फार्मेसी की दुकान चालू करे और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार एक फार्मासिस्ट रखे, और वो
अपने फार्मेसी चालू करें, भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत आपको अप्रूवल दी जाएगी और आपको मेडिसिन सप्लाई की जाएगी। चलाने वाला प्राइवेट व्यक्ति है, एनजीओ है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, लेकिन सभी के लिए ओपन है। उन्होंने चालू किया, हमने सप्लाई दिया, हम उसको 20% कमीशन देते हैं। तो मैं जन औषधि केंद्र चलाता हूँ, तो सेवा भी हो गई और रोजगारी भी हो गई। तो महीने में समझ लो कि उन्होंने 5 लाख का सेल कर दिया, तो उसको 1 लाख रुपया कमीशन मिलेगा। तो कमीशन भी मिला, वो सर्वाइव भी हुआ। आज 9,500 जन औषधि केंद्र देश में चल रहा है। डेली उसमें 10 से 15 लाख लोग जन औषधि केंद्र पर मेडिसिन लेने के लिए आ रहा है। और हम हिसाब करें तो इस साल में 1500 करोड़ रुपया का बिजनेस होना है। उससे 8,000 करोड़ रुपया लोगों के जेब में बच जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। पर ये सिर्फ शहर तक ही सीमित है, रूरल एरियाज में कब तक पहुंचेगा सारा? धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई योजना हम चालू कर दे, आपने देखा होगा सरकार की योजना अच्छी नहीं चलती है, धीरे धीरे वो लथड़ जाती है। ऐसा नहीं होने देना है, हमें उसको सक्सेसफुल चलाना है। और लोगों का परसेप्शन है ना कि सरकार की व्यवस्था में तो ठीक चलता ही नहीं, मैं उसको कॉर्पोरेट सेक्टर चलाए वैसा चलाता हूँ। आज 9,500 केंद्र पर डेली सप्लाई, इतना ही प्रोक्योरमेंट होना, प्रोक्योरमेंट करके सप्लाई देना, सप्लाई चेन को मेंटेन करना। धीरे धीरे हमारी शक्ति बढ़ रही है। वैसे वैसे हम और जनऔषधि केंद्र खोल रहे हैं। लास्ट वीक में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, माननीय कोऑपरेटिव मिनिस्टर से मेरी मीटिंग हुई। तो गांव में फार्मर्स कोऑपरेटिव, छोटी छोटी अच्छी फार्मर्स कोऑपरेटिव होती है, जहाँ खाद वगैरह मिलता है, खाद वगैरह मिलता है। तो मुझे कोऑपरेटिव मिनिस्टर जी ने प्रस्ताव रखा कि क्या हम कोऑपरेटिव को मदद करेंगे, वो नहीं नफा नहीं नुकसान से चला के लोगों को मेडिसिन उपलब्ध कराए। तो हमने तय किया कि दिसंबर तक और 2000 पैक्स में एक फार्मर्स कोऑपरेटिव में हम 2000 जन औषधि केंद्र खोलेंगे। तो खोलने के लिए कार्यवाही हमने चालू कर दी और हम तुरंत ही खोल देंगे। सर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, इसके बाद बारिशें हो जाती हैं और उसके बाद वो डिजीज़ेस फैलती हैं जो बाढ़ में होता है। जो तो इस वक्त आपने मीटिंग भी की है अभी सूखा को लेके, गर्मी को लेके, हीट वेव को लेके, क्या क्या होगा। अब वंस वी एंटर इनटू अगस्त सितंबर फिर ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो अगर उस वक्त रूरल एरियाज़ में जो बेसिक्स होती हैं, पानी को साफ करने के लिए टैबलेट्स दे दिए आप ताकि वो कंटामिनेटेड वाटर ना पिए, तो ये सब अगर बेसिक्स पहले से ही कर दे, क्योंकि हर साल हम देख रहे हैं ये हो जाता है, तो अगर आप पहले से ही अगर हम कर सकते हैं, एक मेथड और मेथडोलॉजी हो सकती है। ये आपकी बात बहुत सही है। मेथडोलॉजी से काम करने से हम कैजुअलिटी को कम कर सकते हैं या तो जीरो कैजुअलिटी कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अभी बिपरजॉय साइक्लोन आया गुजरात में जी। टॉर्नेडो आता है ना, और जहाँ से पास होता है वो तो केवल उसका परिघ 20-25 किलोमीटर होता है। बिपरजॉय 200 किलोमीटर के परिघ में आया और कच्छ को उन्होंने हिट किया। मैं था 3-4 दिन वहाँ पर, तो मैंने देखा इस तरह से जो प्रिकॉशन लिया जाता है, पहले से तैयारी की जाती है, क्या आउटपुट निकलता है। हमने वहाँ तक व्यवस्था की कि भाई देश का 40% कार्गो हैंडल करने वाला 2 सबसे बड़ा पोर्ट मुंद्रा और कंडला वहाँ था। पोर्ट की एक दुनिया अलग होती है। पोर्ट में 10-15 हज़ार लेबर काम करते होते हैं, उसका बड़ा बड़ा वेयर हाउस होता है, डेली 10-15 हज़ार ट्रक वहाँ आते हैं, सभी को दूर करना वहाँ से। ये एरिया भी एनिमल हस्बेंड्री वाला था। हाँ, करेक्ट। तो एनिमल हस्बेंड्री पशु है, उसको शिफ्ट करना था। 2 लाख पशु थे, उसको भी शिफ्ट करना था, कर दिया। 0 से 10 किलोमीटर में रहने वाले सभी पॉपुलेशन 122 विलेज, उसको वहाँ से शिफ्ट करना था, कर दिया। हमने वहाँ तक ख्याल रखा। छोटी छोटी चीज़ें हमें कैसे मदद करती है। घर में एक ट्री होता है, वृक्ष होता है, तो ये वृक्ष गिरने से कई बार एनिमल मर जाते थे साइक्लोन में, कई लोग मर जाते। घर में गिर गया तो घर में 1-2 लोग और जो थे नीचे आ गया तो मर गए। हमने वृक्ष को भी काट दिया, छाट दिया। छोटा वृक्ष की जो डालियाँ है ना, वृक्ष ने डालियाँ को छाट दिया, घर पे ना गिरे। जब छाट देते हैं तो गिरेगा नहीं। ऐसा करके जो प्रिकॉशन लिया गया, व्यवस्था की गई, जीरो कैजुअलिटी,
ये बहुत बड़ी बात है। और एक घूमता घूमता जहाँ हिट किया वहाँ 0 कैजुअलिटी हुई, वहाँ से पाकिस्तान होकर राजस्थान गया तो वहाँ 4-5 लोगों की मृत्यु हुई, दुखद हुआ। हाँ लेकिन जितना आप ख्याल रखेंगे इतना उसमें फायदा है। हाँ तो इस तरह से उसमें भी हम, आपने देखा होगा 4 दिन पहले मैंने, आसाम में हर बार बाढ़ आनी ही आनी है भाई, हाँ वो स्वाभाविक है जी। तो ये सब में से हम सीखे। मोदी जी ने हमें उसकी पूर्व तैयारी करने के लिए कहा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो तो करे ही करे। मैंने उसको हेल्थ पर्सपेक्टिव से देख लिया। फ्लड आएगा तो हमारी ओर से क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन तैयार होनी चाहिए, फ्लड के बाद जो पानी पीने में जो आपने उल्लेख किया वो उसको कैसे हम ठीक रखें, कौन सी प्राथमिक हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर क्या सुविधा होनी चाहिए, उसके लिए केवल स्टेट गवर्नमेंट करे ऐसा नहीं, एक जॉइंट कमिटी स्टेट में ही होनी चाहिए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, लोकल बॉडीज़ के ऑफिसर हो, सब लोगों का एक कोऑर्डिनेशन टीम होनी चाहिए, आपस में उसका लिंक होना चाहिए, कुछ भी घटना घटित हो तो तुरंत ही शेयर हो जाना चाहिए और ऊपर तक के मैसेज आ जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था इस बार फ्लड में हमने करी। आज मैंने सभी राज्य के जो अभी हीट वेव चल रहा है तो हीट वेव में हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, केवल एडवाइजरी तो मैंने फरवरी में निकाल दिया था जी, लेकिन उससे काम पूरा नहीं होता है। और हम एक एडवाइजरी निकाल के चले जाए, फॉलो अप नहीं किया और स्टेट सब्जेक्ट है ऐसा करके छोड़ दे तो हम कभी कोविड मैनेज नहीं कर सकते, तो हम कभी आउटपुट नहीं दे सकते। हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। भारत सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार अलग अलग नहीं हो सकता है। अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट हो सकती है लेकिन सरकार होती है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर उसमें कैसे काम करे, ये हमने करने की शुरुआत की है, उसका रिजल्ट आज दिखने लगा है। सर मैं कैंसर ड्रग्स के ऊपर आऊँगी। ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि कैंसर डिटेक्ट तो कर ही लेते हैं डॉक्टर्स, लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए झिझकते हैं लोग क्योंकि उसमें आपकी ज़मीन भी चली जाती है। आप पैसे की बात छोड़िए, बैंक अकाउंट की बात छोड़िए, लोगों की ज़मीनें चली जाती हैं और ज़मीन जब जाती तो फिर यू नो व्हाट इट, आप जानते हैं, आप किसान परिवार के हैं तो आप जानते हैं उसका क्या मतलब होता है। एटलीस्ट फॉर जनरेशंस इट हैज़ एन इफेक्ट। तो ऐसे में कैंसर से निपटने के लिए इसमें जो जेनेरिक ड्रग्स आ गई हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को लेके जेनेरिक ड्रग्स की वजह से लोग ट्रीटमेंट के लिए आगे आ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, हाउ दिस प्रोसेस हैज़ हैपेंड? उसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये है मेडिसिन की उपलब्धता और सस्ती मेडिसिन। मैं गांव से आता हूँ, मैंने देखा है, क्योंकि बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, वो तो गरीब के यहाँ भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। अमीर व्यक्ति के जेब में पैसा होता है, उसका इलाज हो जाता है, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति के यहाँ बड़ी बीमारी आ जाती है और उसमें जेब में पैसा नहीं होता है तो उसकी क्या हालत होती है, ये जिन्होंने देखा हो उसको ही समझ पा सकते हैं। मोदी जी आयुष्मान भारत योजना क्यों लाए? आयुष्मान भारत योजना है मोदी जी की, जो गरीब परिवार से निकल के वो यहाँ पहुँचे हैं ना, तो गरीबी क्या होती है और उसकी क्या स्थिति होती है वो भली बात जानते हैं, उसमें से निकला हुआ विषय है। गरीब लोगों को भी दवाई लेने का अधिकार बहुत चंद लोगों तक, आप मान नहीं पाओगी। एक ऐसा वर्ग था वहाँ मेडिसिन एक्सेस ही नहीं थी, ज़्यादा मेडिसिन लिख दिया, बेचारा नहीं। हर ये देश बड़ा देश है, हमें समझना होगा एक दिन की कमाई करके एक दिन खाने वाले लोग यहाँ लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में है। महीने की कमाई करके महीने खाने वाले लोग हैं और उसके ऐसी स्थिति में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं जैसा थे, और उसके यहाँ कैंसर की बीमारी आ गई और डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख का खर्च होगा, क्या हालत होगी। कैंसर की मेडिसिन एक ऐसा डिसीज़ है वो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, जहाँ तक पेशेंट जिंदा रहे तब तक लेनी होती है, और बड़ी कीमत, महंगी कीमत से मेडिसिन वो ले नहीं सकते। बाद में कहते हैं, गांव में मैंने सुना है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देखा है, सुना है कि बड़ी सिटी में बड़े डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी सेवा करो, तो पेशेंट को घर पे लेके चले आते। सेवा करने के लिए नहीं कहा था उन्होंने, इलाज करने के लिए कहा था, लेकिन जेब में पैसा नहीं होने से वो बेचारा अपने परिवार के सदस्य को घर पे लेके चले आते। और इसलिए मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण काम किया,
कैंसर की मेडिसिन मतलब महंगी मेडिसिन, और महंगी ही थी। उसका ट्रेड मार्जिन फिक्स कर दिया 49 मेडिसिन का। जो ज़्यादातर कैंसर में चलने वाली 49 टाइप की मेडिसिन का मोदी जी ने ट्रेड मार्जिन फिक्स करने के लिए हमें आदेश दिया, तो हमने उसका ट्रेड मार्जिन फिक्स कर दिया। उसका मतलब ये हुआ कि ये मेडिसिन मेरे यहाँ बनी है और मैंने फर्स्ट सेल किया 100 रुपये में, लेकिन उसकी MRP है 1000 रुपया, तो उसको 1000 रुपया देना पड़े, और वो मिनिमम 1000, 2000, 5000 से तो शुरू होता है, तो उसकी कीमत कई लाख रुपये का इंजेक्शन होता है। तो ट्रेड मार्जिन फिक्स करने से फर्स्ट सेल पर उसको केवल ऑल सारा प्रॉफिट को ऐड करके, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट, C&F का प्रॉफिट, ऐसा करके उसको केवल 40% दिया गया, ताकि 40% के से ज़्यादा उसकी MRP नहीं रख सकते। मेरा फर्स्ट सेल 100 रुपया हो तो 140 रुपये से ज़्यादा MRP में नहीं रख सकता हूँ। ये करने से 49 मेडिसिन की प्राइस डाउन होके 70% डाउन हो गई, 60% डाउन हो गई। उससे गरीब लोगों को बहुत राहत। इसमें कैंसर के कितने थे? 49 ऑल कैंसर 49, सारे 49। और कैंसर की मेडिसिन को ही आइडेंटिफाई करके ट्रेड मार्जिन फिक्स। ये जैसे आपने स्टेंट के लिए किया था वही, ये अलग हो गया, मेडिकल डिवाइस हो गया। हाँ नहीं मतलब वो भी वैसे ही था, वैसे ही था। तो वो सक्सेसफुल हुआ, तो उसके बाद ये किया। ठीक है, स्टेंट की प्राइस डेढ़, और हमें हमारा देश का माइंडसेट भी है, और ये लोगों ने यही बना दिया एक लॉबी ने, कि जो महंगा होता है वो हेल्थ केयर के लिए अच्छा होता है। और कोई आपको कहे, आप अस्पताल में आपके कोई परिवार के मेंबर को लेके गए हो, गरीब हो या अमीर हो, वो कहे कि ये इंडिया में बनाया हुआ स्टेंट है, उसकी कीमत 30,000 है, ये एक्स कंट्री में बना है, उसकी कीमत लाख है, तो आप क्या करोगे? वो वाई कंट्री का है, अच्छा है, उसकी 1.5 लाख है। तो आप ऐसा ही कहेंगे, किसी शाहूकार के यहाँ से पैसा लेके भी आप कहेंगे कि 1.5 लाख का लगा दो, यही कहेंगे ना। तो एक्चुअली 1.5 लाख उसकी कीमत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या कम कीमत वाला बेस्ट नहीं है? चलो 1.5 लाख वाला बेस्ट है, हम समझे, लेकिन 30,000 की कीमत वाला बेस्ट नहीं है, ऐसा किसने कहा? सर वो क्या होता है, हॉस्पिटल में जब आप चले जाओ, डॉक्टर कहते हैं कि ये सर्जरी का कॉस्ट 40,000 रुपये है, आप फला स्टेंट लगाओगे तो ये 2 साल चलेगा, फिर से एक और लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वालिटी मतलब जेनेरिक है। आप ये वाला लगाओगे तो आपका कॉस्ट देख लो ना, आप ये स्टेंट लगा लो, इसमें ये फिर दोबारा सर्जरी नहीं करनी है 2 साल में। तो ये जब ऐसे बोलता है हॉस्पिटल के लोग जब बोलते हैं तो फिर सोच में आ जाता है ना इंसान, उसके पास विकल्प ही नहीं बचता। विकल्प ही नहीं, बट ऐसा होता नहीं है। मैं कहना यही चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टेंट हो, सरकार यही स्टेंट को अप्रूवल देगी जो अच्छा होगा। एक क्वालिटी मानक तय होता है। ड्रग्स एल्यूटिंग स्टेंट मींस ड्रग्स एल्यूटिंग स्टेंट कोई भी हो। तो ये कैंसर ड्रग्स में भी ऐसे ही है कि जब सरकार ने, मतलब जो लोग सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर सरकार ने ओके कर दिया है इस ड्रग को, जेनेरिक ड्रग को, तो वो बेझिझक वो ड्रग ले सकते हैं। ये जेनेरिक ड्रग को ओके कर दिया, इतनी ही कारगर है जितनी ब्रांडेड कारगर है। कोई क्वालिटी में फर्क नहीं है। मैं आपको दावे के साथ एज ए हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा हूँ सर, क्योंकि खांसी वगैरह के लिए जेनेरिक ड्रग्स लेना, पैरासीटामोल लेना अलग बात है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी के लिए जेनेरिक ड्रग लेना, आप कह रहे हैं कि इट इज बेझिझक ले लें, बेझिझक ले लेने चाहिए। और ले रहे हैं लोग, ले रहे हैं बहुत लोग, लोगों में अवेयरनेस आई है। आज जनौषधि केंद्र क्यों सक्सेस हो गए? जनौषधि केंद्र सक्सेस होने के बाद आज प्राइवेट में कई जेनेरिक फार्मेसी खुल गई है कि वहाँ जेनेरिक ही मेडिसिन मिलती है। धीरे 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 पब्लिक में अवेयरनेस आई है कि भाई उसमें तो कोई फर्क नहीं है, ये तो केवल माइंड गेम है। और वो जो लास्ट माइल में जो बैठता है ना पॉइंट ऑफ परचेज पे, वो पुश क्या करता है वो भी। और दूसरा, पहले डॉक्टर साहब भी जेनेरिक नहीं लिखते थे। आज बहुत डॉक्टर वो कहते हैं कि जो हमारा फैमिली फिजिशियन है ना, वो कहता है कि आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ये ब्रांडेड मत लो, आप जेनेरिक ले लो, ये सस्ती आएगी, क्योंकि उसके साथ रिश्ता हो जाता है। तो चाहेंगे कि मेरे यहाँ पेशेंट आता है उसको मैं कैसे मदद करूँ। धीरे 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 अवेयरनेस आ रही है। और जो मैल प्रैक्टिसेस है उस पर आप चेक कर रहे हैं, क्योंकि पहले होता था कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है 20 डॉक्टर को फुकेट के, बैंकॉक के सैर कराती है और फिर वो डॉक्टर जो है उसी ब्रांड की दवाई को लिखता है। ऐसे मैल प्रैक्टिसेस को भी तो चेक करना चाहिए। मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, पर कुछ हर
प्रोफेशन में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं malpractice करनी करते हैं। चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि कई डॉक्टर उसके लिए कैंपेन चला रहे हैं कि ऐसा हम नहीं आएंगे, ऐसा कहते हैं। ये देश में कई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्शियस। हाँ, कॉन्शियस। आज देखो, एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ मुझे मिलने आए थे। तो एक विदेशी कंपनी में सीईओ था लेकिन भारतीय था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी, आप जीडीपी का 2% खर्च कर रहे हैं हेल्थ के पीछे, उसको बढ़ाना चाहिए। एक्स कंट्री ये कर रही है, वाई कंट्री 5% कर रही है, 6% कर रही है, 4%, सारी बात उन्होंने मुझे कही। अंत में मैंने उसको कहा कि भाई एक कंट्री करती होगी, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा खर्च बढ़े, धीरे 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 हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा दुनिया का अपना मॉडल होता है, हमारा देश का हेल्थ का अपना मॉडल है। मैंने उसको कहा कि जिस कंट्री की आपने बात की, वहाँ और हमारे यहाँ फ़र्क ये है, वहाँ एक टीथ निकालना है तो कितना खर्च लगेगा। सामान्य टीथ, एजेड कोई व्यक्ति है और टीथ उसको निकालना है, तो उन्होंने कहा कि $2000। मैंने कहा यहाँ $200 में निकाल देंगे। और वेट नहीं करना है, और वेट नहीं करना है, $200 में निकल जाएंगे। 200 को मल्टीप्लाई और इंश्योरेंस से पैसे यूं मिल जाएगा, लेकिन उन कंट्रीज में इंश्योरेंस के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई आप उसको, ये जो हमारा रुपया है उसको डॉलर में मल्टीप्लाई करो और बाद में जीडीपी में काउंट करो तो कितना जीडीपी होगा। दूसरा मैंने कहा, ये अलग देश है, आप यहाँ एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 4-5 से अधिक चैरिटी से चलने वाली हॉस्पिटल ना हो जी। यहाँ कितने % खर्च तो चैरिटी से हो जाता है हेल्थ के लिए जी। हेल्थ हमारे लिए सेवा है भाई जी। मैंने कहा यहाँ हेल्थ है, कॉमर्स नहीं है जी। यहाँ आज कोई एम्स में डॉक्टर हो और एम्स में रिटायर्ड होने के बाद वो प्राइवेट प्रैक्टिस चालू करे और उसके बोर्ड लगा दे कि मैं एम्स 10 साल एम्स में मैंने काम किया, या तो एम्स के डॉक्टर है, ऐसा बार 10,000 रुपये कंसल्टिंग फी ले तो भी लोग वहाँ जाएंगे। ऐसे मैंने कई डॉक्टर देखा है, वो 100 रुपये में सामान्य फीस दे के निदान करते हो। जी। ये हमारा मॉडल है। जी। हमारे यहाँ कई ऐसे डॉक्टर हैं जो मुंह में मांगे ऐसी फी मिल सकती है उसको। फिर भी सर इतनी सारी स्टोरीज आती हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ पर डॉक्टरों पर अटैक होता है, और अब तो कई जगह डॉक्टर्स सिक्योरिटी को लेकर घबरा रहे हैं, तो कोई अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर उनकी सेफ्टी को लेकर। IMA भी कई बारी कह चुकी है दैट दिस इज़ नॉट राइट व्हाट इज़ हैपनिंग। डॉक्टर की सेफ्टी सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये देश की सेवा करता है, देश को बचाता है जी। उसके ऊपर अटैक करना उचित नहीं है। अटैक करने वाले लोगों के सामने भी एक्शन होना चाहिए, वो ही रहा है जी। लेकिन ये स्टेट सब्जेक्ट भी है, हर स्टेट में सब्जेक्ट भी अलग है। होता दूसरा, हमारे यहाँ डॉक्टर को जनता ईश्वर का स्वरूप मानती है। देखो, हम कोविड के सामने लड़े, कई हमने गलत भी अनुभव हुए होंगे, लेकिन एवरेज सोसाइटी ने, समाज ने क्या कहा कि डॉक्टरों ने देश को बचा लिया, कहा कि नहीं कहा। जी। तो डॉक्टर के प्रति देखने का रवैया हमारा ग्राहक और मालिक और ग्राहक जैसा नहीं है, करेक्ट, शॉप और ग्राहक जैसा नहीं है। जी। हमारे यहाँ डॉक्टर के प्रति श्रद्धा के साथ हम जुड़े हुए हैं। जैसे सैनिक के साथ होता है वैसे ही और इसलिए हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जी। हमने स्टार्टिंग में बात की थी सप्लाई चेन के ऊपर। इसमें जो API है विच इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इस पर कोविड के दौरान भी पूरे विश्व में ये सब जागरूक हो गए थे कि सब चाइना पर डिपेंडेंट है। अभी भी हमारा जो हम जेनेरिक ड्रग्स, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वगैरह हम कह सकते हैं, लेकिन अभी भी चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंस है हमारा। वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे कब बदलेगा? आत्मनिर्भर कब होंगे हम? मोदी जी का ये नेचर रहा है, आपद को हम अवसर में कैसे बदले। कोविड आया, हमने देखा, उस वक्त हमने डिटेल एनालिसिस किया, क्योंकि शिपमेंट चालू नहीं था। देश को मेडिसिन की ज़रूरत थी। मेडिसिन बनाने के लिए एक सीक्वेंस होती है, पहले उसका बेसिक केमिकल्स होता है, बेसिक केमिकल्स में से इंटरमीडिएट बनाया जाता है,
की स्टार्टिंग मटेरियल बनाया जाता है, उसमें से एपीआई बनाया जाता है और एपीआई में से फॉर्मुलेशन बनाया जाता है। तो फॉर्मुलेशन में तो हमारे कोई क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन कई एपीआई ऐसे थे जो एपीआई हम 90% अन्य कंट्री से डिपेंडेंट थे। हमने तुरंत ही आइडेंटिफाई किया कि ये क्रिटिकल चीज़ों में तो हम आत्मनिर्भर होना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया। क्या करें? आइडेंटिफाई करो। हमने ऐसी 53 एपीआई आइडेंटिफाई करे जो इंडिया में नहीं बनता था, और वो हम नहीं आए तो इंडिया की फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज पर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा और हमारी रिक्वायरमेंट पर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा। क्या करें? तो मोदी जी ने कहा कि उसके लिए पीएलआई स्कीम निकालो। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 23,000 करोड़ की पीएलआई 1, पीएलआई 2 2 स्कीम निकाली। ये सब एपीआई ये बनाने की एक्सपर्टाइज हमारे देश में नहीं थी, ऐसा नहीं था, लेकिन वो कंपटीशन में हम टिक नहीं पा रहे थे। कई हमसे 10% से लेकर 20% हमसे वो सस्ता था, तो हमारी फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज वहाँ से सस्ता एपीआई ले आती थी और फॉर्मुलेशन कर देती थी, तो एपीआई यहाँ नहीं होता था। ये एपीआई इंडिया में बने उसके लिए 10% से लेकर 20% जो भी उसका वाइबिलिटी गैप आता था उसको पीएलआई के स्कीम के रूप में हमने दे दिया। आज उसमें से 29 एपीआई देश में बनना चालू हो गया। आज हम किसी के पर निर्भर नहीं है। अमृत काल में देश को आत्मनिर्भर क्रिटिकल रिक्वायरमेंट में तो हम किसी के पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। ये दिशा में हम गति से आगे बढ़ गए। उसके साथ ये यहाँ बनाए कहा, आज मेडिकल डिवाइस हम 70% इंपोर्ट करते हैं। देश में बनाने के लिए क्या करना, तो हमने फार्मा पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क 4 बनाने के लिए काम चालू कर दिया। एक हिमाचल में, एक गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में 4 एपीआई डिवाइसेस के मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। 3 बल्क ड्रग पार्क 1000 करोड़ रुपया हिमाचल में, गुजरात में और विशाखापट्टनम में यानी कि आंध्र प्रदेश में 3 बल्क ड्रग पार्क हम बना रहे हैं, ताकि इकोसिस्टम भी देश में बने। देश में क्रिटिकल एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग भी हो। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तब करेंगे जब यहाँ उसको इकोसिस्टम के साथ उसकी वायबिलिटी बैठनी चाहिए। उसके लिए पीएलआई भी किया। तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने क्रिटिकल रिक्वायरमेंट के लिए एपीआई में काम करना चालू किया। उसका रिजल्ट आज आना शुरू हो गया। यहाँ पॉलिसी पैरालाइज नहीं होती है। एक बार मोदी जी निर्देश दे देते हैं और मोदी जी का भी स्वभाव है, उसका फॉलोअप चलता है। तो हमें भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है। तो गति से कैसे होता है ये जरा बताइए, मीटिंग कैसे होती है? आपको बुलाते हैं, आप प्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे होता है? प्रेजेंटेशन ही होता है। उसमें हर विषय होता है। समझ लो कि हम कोई नई स्कीम लॉन्च करना है, तो स्वाभाविक तौर पर हम प्रेजेंटेशन के लिए बोलते हैं। पीएमओ में पहले उसका डिटेल स्टडी होता है। उसके पीएमओ के मन में कोई क्वेश्चंस होता है तो एक क्वेश्चंस को दोज हू डोंट नो, पीएमओ इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। सर कुछ हमारे कुछ दर्शक और जो कुछ सुनने वाले हैं वो देश के बाहर भी रहते हैं, तो कुछ टर्म्स होते हैं जो वो समझते नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट्स ऑफिस होता है ना, व्हाइट हाउस होता है तो अमेरिका में। यहाँ पे पीएमओ का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहले चीज जाती है, वहाँ ऑफिसर लेवल पे प्रेजेंटेशन होता है। वो देख लेते हैं। देखने के बाद वो प्रधानमंत्री जी को प्रेजेंटेशन देते हैं। बाद में हम प्रधानमंत्री पहले उसको फॉर्म, और वो सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री के, मैंने उस दिन ये बोला था अभी तक नहीं हुआ, ऐसे बोलते हैं 10 सवाल पूछते हैं। अच्छा। और उसको और उसका विजन होता है और वो फिर अपने इनपुट्स देते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि हमसे तो उसका विजन बहुत बड़ा है। वो हम देश का सोचता, हमारे सोच जो बनी हुई हो और जिस सोच लेके हम प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं, तो जब प्रधानमंत्री जी के सामने बैठते हैं तो दूसरी, तीसरी, चौथी लेवल की विजन आ जाती है। तो फिर उस हिसाब से हमें कई बार तैयारी भी करनी पड़ती है। हम भी अपने स्वयं को तैयार करते हैं कि हम उस साहब की अपेक्षा को कैसे पूरा करें। लेकिन साहब की साथ तालमेल करना और उसकी सारी अपेक्षा को तुरंत ही मीट कर देना हमारे लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं और उसका विजन हमें बहुत उपयोगी होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की एक विशेषता ये है, वो कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। अच्छा। वो उसकी हमेशा क्लैरिटी होती है, क्योंकि वो गाइड करते हैं तो हमारा मन में कंफ्यूजन नहीं होता है। ये कहते हैं 1 2 3, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करो तो कैसा है।
और हम भी क्वेश्चंस, हमारा मन में कुछ है तो हम भी बता सकते हैं। तो वहाँ सभी को बोलने का फ्रीडम भी रहता है, सब लोग अपनी बात रखते हैं, उसमें से उसकी इनपुट्स मिल जाता है तो हम बेहतर कर सकते हैं। आप मोदी जी को काफ़ी समय से जानते हैं। आपका जो राजनीतिक करियर है एक बहुत ही कठिन समय में शुरू हुआ था, 2002 वाला। मतलब उससे पहले आप स्टूडेंट लीडर भी थे, लेकिन 2002 गुजरात को लेकर एक पीरियड है जिसके बारे में सब जानते हैं उस वक्त के बारे में। मुझे कुछ बताइए कि मोदी जी और अमित शाह जी, इन दोनों को आप गुजरात के दिनों से जानते हैं। थोड़ा बताइए कि उन्होंने कैसे शेप किया आपके राजनीतिक करियर को। पहले तो मोदी जी और अमित भाई हम्म, दोनों की विशेषता रही है, वो अपनी टीम का एनहांसमेंट हमेशा करने के लिए सोचते हैं। मैं उसकी टीम का मेंबर हूँ तो मैं कैसे सक्षम बनूँ, मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, मैं कैसे प्रो पीपल बनूँ, हम्म, ऐसा हमारा बार बार हम मीटिंग में जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, तो हमारा हौसला कैसा बढ़े, कार्यकर्ता को अपॉर्चुनिटी कैसे, हम एक कार्यकर्ता के रूप में हमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिले। कभी कुछ दिशा निर्देश करना है तो भी हमें पता भी नहीं चलता है, उस दिशा में वो गाइड कर देते हैं। हम्म, और ये कभी हमें निराश नहीं करते। हम कोई बात लेके गए हो तो हमें कहेंगे कि उसको ऐसा, उसमें कुछ कहना हो तो ये नहीं करो, ऐसा नहीं कहेंगे। आप अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो तो अच्छा है, हम्म, जरा उसको इस तरह से करिए, हम्म, ऐसा बोल देते हैं। तो बाद में हमारी भी आदत बन गई कि वो कहते हैं तो उसमें हमें कुछ होगा, तो उस दिशा में हम चल पड़ते हैं, तो अच्छा आउटपुट मिलता है। कुल मिला के जो प्रधानमंत्री जी का विजन और कार्यकर्ता निर्माण की उसकी जो स्किल है, वो कई देश के न्यू पॉलिटिकल जनरेशन को तैयार कर देंगे। उससे सीख के एक, और वो लोग लॉन्ग टाइम तक देश को अपनी सेवा दे पाएंगे, इतना मैं अवश्य बोल पाऊंगा। पर आप राजनीति में उस आए क्यों? क्योंकि आप एक स्मॉल टाउन में थे, कैसे आए? किसने आपको प्रेरित किया? स्टूडेंट लीडर थे, एबीवीपी में थे, वहाँ से आप यू केम इनटू स्टेट पॉलिटिक्स और फिर दिल्ली आ गए। तो थोड़ा सा बताइए अपने राजनीतिक करियर उसमें बेसिकली मैं टाउन से भी नहीं हूँ, गांव से हूँ। गाँव, पालिताना। पालीताना के बगल में एक हनोल करके गांव है। हम्म, एक गांव में एक किसान परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ और वहाँ तो सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं 8 to 12 7वीं कक्षा तक तो गांव में था। लेकिन 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए मेरे गांव से 22 किलोमीटर दूर एक सोनगढ़ गुरुकुल करके इंस्टीट्यूट थी, वहाँ मैं पढ़ने के लिए गया। तो अप डाउन करता था, बस में सुबह में जाता था, शाम को वापस आता था। गुजराती मीडियम? हाँ, गुजराती मीडियम। सुबह में 8 बजे बस मिलती थी और मैं 9 बजे पहुंच जाता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में। 11 बजे स्कूल चालू होती थी, तो मैं स्कूल जाता था। रास्ता में गांव की, सोनगढ़ गांव की एक सार्वजनिक पुस्तकालय थी, गांधी ज्ञान मंदिर ऐसा करके हर बार मैं देखता था, और मेरे पास 2 घंटे का समय होता था, तो मैं करूँ क्या? तो मैं वहाँ जाना शुरू किया। तो वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, धीरे धीरे बुक पढ़ने लगा, धीरे धीरे वीकली मैगजीन पढ़ने लगा। तो मेरा एक्सपोजर बढ़ने लगा, मेरी समझ बढ़ने लगी। तो मैं वहाँ धीरे धीरे बुक पढ़ते 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 मैंने 5 साल में सारी लाइब्रेरी पढ़ लिया। सारी लाइब्रेरी जितनी किताब थी उसमें मैंने महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ा। तो महापुरुषों का जीवन चरित्र ने मेरे जीवन को बदल दिया। उसमें से मेरे में लीडरशिप करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये संस्कार ऑटोमेटिक आ गया। मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था। बाद में मैं कॉलेज करने के लिए गया, तो वहाँ भी स्टूडेंट लीडर के लिए लोग, अहमदाबाद। मैं गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया था। हाँ। वेटनरी का अभ्यास करने के लिए। तो वहाँ भी ये ऑटोमेटिक डेवलप हो गया। तो बाद में पढ़ के वापस आया, तो पार्टी में मंडल का अध्यक्ष बनाया, लोकल पार्टी इकाई ने मुझे। और बाद में एक बार सडन मुझे 2002 में प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा की टिकट दे दिया।
उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे वो, हाँ चीफ मिनिस्टर थे, मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर हाँ। थे। तो उन्होंने मुझे असेंबली लड़ा दिया, तो मैं चुनाव जीत गया, तो विधायक बन गया। धीरे 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 बाद में एक आप सीखने की आदत रखो ना, ये मैं मोदी जी से सीखा। मोदी जी देखना, वो ध्यान से सुनेंगे आपको, अब जितना बोलेंगे वो ध्यान से सुनेंगे, बाद में अब 2-3 सेंटेंस में अपनी रिप्लाई करेंगे। तो सुनने से एक बार आप अच्छा लोगों को सुनने की आदत रख दो ना, तो ऑटोमेटिक कई संस्कार आ जाएंगे। तो मेरे भी ये धीरे धीरे के स्विच सुनना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोग क्या बोल रहे हैं समझना चाहिए, लोग को रिएक्ट मत करो, उसको सुनो, उसको समझो। तो ये संस्कार आ गया, तो ये धीरे 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 मुझे पता भी नहीं चला और मैं आगे बढ़ता चला, लेकिन सीखता गया सीखता गया सीखता गया सीखता गया, तो यहाँ पहुँच गया। तो राज्यसभा नॉमिनेशन इतने यंग एज में, लोग जानते भी नहीं थे कि ये मनसुख भाई कौन है, इतने जल्दी से राज्यसभा में आ गए, कहाँ थे, सडनली आ गए। तो आपको उस वक्त लगा कि आप दिल्ली की गलियारों में आप फिट नहीं होंगे? मैं राज्यसभा में आया था, तो मैं सच कहूँ मुझे पता ही नहीं था कि राज्यसभा और लोकसभा एक ही संकुल में होती होगी, क्योंकि मैं विधायक रहा था गुजरात में, लेकिन दिल्ली में आना कभी हुआ नहीं था। हाँ। और जब मेरी राज्यसभा की टिकट डिक्लेयर हुई, तब मैं पार्टी की, हमारे विधानसभा के स्पीकर का निधन हुआ था और उसका बाई इलेक्शन था, फरवरी के बाद। अच्छा, ओके, फरवरी की बात है। हाँ। तो मैं, हमारे मंगल दास पटेल का निधन हुआ था और बाई इलेक्शन आया था, तो वहाँ इंचार्ज था, तो मैं तो वहाँ था। तो मैंने देखा कि पार्टी ने मुझे राज्यसभा के लिए पसंद किया है, तो मैंने सोचा कि साले राज्यसभा होगी कहाँ। तो मैं राज्यसभा आ गया, और यहाँ भी देखते देखते सीखते सीखते 2016 में प्रधानमंत्री जी ने, हाँ। क्योंकि आप बहुत ही क्या कहूँ मैं, एक रूरल मेकअप है आपका, एक स्टेट वाला मेकअप है, आप वो दिल्ली वाली बात नहीं है। जब आपको मंत्रालय भी मिला, तो सोशल मीडिया में चहल पहल मच गया कि हाउ विल ही हैंडल इट, और ऐसी स्थिति में उसको हेल्थ मिनिस्टर क्यों बना दिया है कौन। हाँ। तो लोग ढूंढते थे मुझे, अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोलते, हाँ, ये भी नहीं बहुत बोलते, कहते आपके ऊपर बहुत ट्रोलिंग हुई थी आपकी उस वक्त। और मैंने पुरानी ट्वीट निकाल के मुझे ट्रोल किया गया, मुझे पता था, मैं चुपचाप रहा, एक भी रिप्लाई नहीं दिया। मुझे पता था कि उसकी रिप्लाई मैं आउटपुट से ही दूंगा, और ये मुझे ट्रोल करने वाले कई मेरे हितेच्छु भी होंगे, जो मुझे आके बताते थे कि आप ये करो, आपके बारे में ये है, उसको भी मैंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन आज वो खुश होते हैं कि ये जो बंदा जिसके प्रति हमारी सहानुभूति थी, वो अच्छा आउटपुट दे के देश की सेवा कर रहा है और मोदी जी को मदद कर रहा है। एक और चीज़ बहुत वायरल हुई थी आपकी, जब आप साइकिल पे चढ़ के ना आप पार्लियामेंट पहुंच गए थे, याद है आपको? संसद में साइकिल करके आ गए थे। लोग सोचते हैं कि लाल बत्ती वाली गाड़ी में ही आते हैं मंत्री लोग, आप साइकिल में आ गए थे वहाँ पे। तो आज सुबह में भी मैं साइकिल लेके ही एम्स में योगा करने के लिए गया था। साइकिलिंग इज ए बेस्ट एक्सरसाइज, और किसी को तो इनिशिएटिव लेना होगा, और यहाँ कोई भी वीआईपी नहीं हो सकता है डेमोक्रेसी में। मोदी जी ने कहा है कि वीआईपी कल्चर खत्म करो। पर आप रूल्स रीराइट कर रहे हैं ना। जब दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ पर अगर कोई रूल रीराइट करते हैं तो बाकी लोग तिलमिला जाते हैं, है ना? क्योंकि मंत्री मतलब लाल बत्ती, मंत्री मतलब सिक्योरिटी, मंत्री मतलब गन वाले लोग होने चाहिए, साथ में 5-6 चमचे होने चाहिए या 20। हाँ, आप अकेले अकेले साइकिल में चल पड़ते हैं। तो आप जो है, आप रूल्स रीराइट करने में आपको मजा आता है? उसमें मज़ा तो ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो मोदी जी ने बोल दिया है कि वीआईपी कल्चर से देश को मुक्ति दिलवानी है, तो हम वीआईपी जैसा बिहेवियर ना करें। एक, कभी आपने मेरा बिहेवियर वीआईपी जैसा नहीं देखा होगा। दूसरा, साइकिल जैसी चीज़ आज देश के लिए, हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू है जी, और स्वास्थ्य के लिए देखो, एक साइकिल में कितनी ताकत है, उसके लिए किसी को तो काम करना पड़ेगा। साइकिल में 3 चीज़ों का सॉल्यूशन है। साइकिल इज नॉट फैशन टू मी, इट्स पैशन टू मी। क्यों? साइकिल से एक्सरसाइज हो जाती है, साइकिल से फ्यूल की बचत हो जाती है। मैं मानता हूँ आपको दूर जाना है, आप 4 व्हील का उपयोग करो, मैं उसमें कोई हिपोक्रेटिक बिहेवियर नहीं करूँगा। आपको दूर जाना है, जहाँ नहीं वहाँ आप अवश्य 4 व्हील लेके जाओ, लेकिन नज़दीक जाना है तो साइकिल लेके चले जाओ, उसमें क्या बिगड़ा आपका। तीसरा, आप चाहो तब जा सकते हो।
पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी उसमें है, देश का उड़ियापन भी बच जाता है, तेल हमारे देश में है नहीं, कितनी समस्या का समाधान है जी। और मैं साइकिलिंग करता हूँ ना, उसका नतीजा ये निकलता है, आज मैं देश के कोई भी टाउन में जाता हूँ, हमने एक ग्रुप बनाया है हेल्थ क्लब का, तो सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो एक मेरे ऑफिसर तो मुझे लेने के लिए आए ही, मेरी पार्टी के लोग भी एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए आए, कोई ना कोई साइकिल क्लब वाला आएगा ही आएगा। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि जब आप हेल्थ मिनिस्टर बने तो पहले आपने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था। हाँ, साइकिलिस्ट का हाँ है ही, आज भी हर है। चीज़ है। अच्छा, और मेरा अच्छा ग्रुप है। सर फिटनेस और सोशल मीडिया की बात करूंगी। आप फिटनेस, आप बहुत फिट हैं, आप डाइट कंट्रोल करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, योगा करते हैं। तो फिटनेस को लेके ना हाल ही में सोशल मीडिया में कुछ छपा था, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ वेरियस प्लेसेस, और ओवरवेट थे फिर भी हेल्थ मिनिस्टर थे, और आप बहुत फिट लगे उसमें। कुछ लोगों ने डाला लुक एट आवर, इंडियंस ने बोला लुक एट आवर हेल्थ मिनिस्टर। सो फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, डाइट कंट्रोल, फिटनेस, इस पर आप बहुत ध्यान देते हैं और ज़रूरी भी है, आप समझते हैं? जरूरी है, और मेरी तो जिम्मेवारी विशेष बढ़ जाती है। महात्मा गांधी सही बात कहते थे, गांधी जी, मेरा जीवन ही मेरा संदेश। मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरी फिटनेस बनी रहे तो ही मैं किसी को बोल पाऊंगा कि फिट रहना चाहिए। और स्वास्थ्य ये महत्वपूर्ण विषय है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। स्वस्थ समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो उसके बेज में स्वस्थ देश के नागरिक होए बहुत आवश्यक है, और इसलिए देश के हर नागरिक स्वस्थ रहे और देश समृद्ध बने। उसके लिए मेरा ये पहला दायित्व बनता है कि मैं देश के नागरिक को आह्वान करूं कि आप स्वस्थ रहो, और स्वस्थ रहने के लिए आप नियमित एक्सरसाइज करते रहो, योगा करते रहो, जो आपको सुविधा हो तो साइकिलिंग करो और फिट रहो। सर ये जो ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, इन सब का, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। कोई भी कहीं पे भी औषधि बना के नीम हकीम हो जाए या कोई भी डॉक्टर हो जाए वो दे देते हैं। सो मैनी विच आर नॉट बीन पास थ्रू ड्रग कंट्रोल एक्ट एंड नॉट बीन पास्ड। ये सब अब लोग कहते हैं कि हाँ ये पुराने ज़माने से हम कर रहे हैं, ये इसका जूस है, करेले का जूस है, कद्दू का जूस है, बड़े बड़े बोतलों में देते हैं। ऑल्टरनेट मेडिसिन, ऑल्टरनेट ड्रग्स, स्किन केयर में भी इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ऑर्गेनिक है, पर कोई लेबलिंग में इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखते हैं कि है क्या इसमें। तो इसके लिए भी क्या शुड देयर नॉट बी सम वेरी स्ट्रिक्ट रूल? ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है और उसके ऊपर अभी बहुत काम होने लगा। आज तक आपकी बात सही है, डेटाबेस नहीं था और ट्रायल नहीं थी, ट्रायल का डेटाबेस नहीं था। आप अभी रिपोजिटरी बन रही है, आयुष मंत्रालय डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, ट्रायल का डेटा अच्छा आ रहा है, बहुत कुछ रिफॉर्म हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। समय लगेगा लेकिन चल रहा है। एक और चीज़ हुआ था वायरल हाल ही में, जब किसी ने तस्वीर लिया था आपका, आप फ्लाइट चढ़ने वाले थे, वो भी बजट एयरलाइन ले रहे हैं और आप अपना बैग खुद उठा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि ऐसे होना चाहिए कि कोई बैग अपना ही उठा ले, क्योंकि मंत्री कोई अपने बैग नहीं उठाते। ये एक खासियत है, मतलब उनके शान के खिलाफ होता है जब तक कोई उनका सामान नहीं उठाएगा। और अगर कोई असिस्टेंट साथ नहीं ट्रैवल कर रहा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कि वो उनका बैग उठा के कोई जाता है, अगर वो टिकट नहीं है तो एक छोटा सा बैग होता है वो ओवरहेड कैबिन में रख के फिर वो नीचे उतर जाता है, या और अगर कोई नहीं है तो एयरलाइन से करवाता है। अपना बैग कोई अपने साथ नहीं उठाता। ऐसे क्यों होता है? नहीं, उसमें कोई उठाए उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उठाए तो कहीं वो कोई विशेष नहीं किया है मैंने, वही करना चाहिए। समझ लो कि मेरी बैग है, मैं जा रहा हूँ तो मेरी हैंड बैग मेरे हाथ में हो, ये सामान्य होना चाहिए, वो विशेष नहीं होना चाहिए। मैंने कोई विशेष नहीं कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा ही लाइफस्टाइल तो होनी चाहिए। हमें जो प्लान मिले वो प्लान मैं ले लेता हूँ, मेरी व्यवस्था मेरे स्वयं से हो जाए इतनी मैं कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि मैं कोई सुविधा नहीं लेता हूँ जी, लेकिन मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मेरे से हो जाए। समझ लो कि मैं एयरपोर्ट पे गया, वहाँ लोडर आया, लोडर आते ही है वो ले भी लेते हैं, तो बेचारे के पास 2 बैग हो तो तीसरी कैसे लेंगे? तो मैं तीसरी ले लूँ तो उसमें क्या गलत है? ले ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोडर नहीं आएंगे तो हम हल्ला होए करेंगे। जी नहीं,
लोडर नहीं आया है तो कोई बिजी होगा, भाई नहीं आया है तो हम चले जाए, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, कंक्लूजन में मैं 2024 के बारे में बात करूंगी। नितिन गडकरी जी भी पॉडकास्ट में थे, तो उनसे भी मैंने ये पूछा था 2 सवाल। एक तो जब वो आए थे दिल्ली तो वो हमेशा कहते थे मैं दिल्ली वाला नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं दिल्ली वाला कभी नहीं बनूंगा। लेकिन करते करते होते होते दिल्ली वाले सब बन जाते। क्या आप दिल्ली वाले बन गए हैं? एक मैं भारत वाला हूँ, इसलिए मैं गुजरात में भी सर्वाइव कर जाता हूँ, दिल्ली में भी सर्वाइव कर जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत लाइफ तो मेरे ही हाथ में है ना। सामने जो भी हो, तूफान तूफान होता है, लेकिन तूफान में आपको स्वयं को कैसे बचाना हो तो आपको ही तय करना है ना। दिल्ली की लाइफ भी अच्छी लाइफ है, गुजरात की लाइफ भी अच्छी लाइफ है। आप दिल्ली में क्या देखते हो ऐसा आपको मिलेगा, आप गुजरात में भी क्या देखते हो वैसा आपको मिलेगा। तो मेरा कोई दिल्ली और गुजरात का में कोई अलग अनुभव है ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि ऑपोजिशन के कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में आती है तो संविधान को खतरा है, देश के यूनिटी को खतरा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार और बीजेपी पार्टी जो है वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को सपोर्ट नहीं करती है। वो एक किस्म की राजनीति लाना चाहती है, एक किस्म की लाइफस्टाइल लाना चाहती है, एक किस्म के संस्कार लाना चाहती है। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना कहूँगा कि 2 बार मोदी गवर्नमेंट बनी, तीसरी बार भी मोदी 3 गवर्नमेंट बननी है, सारा देश जानता है। देश का मूड भी वही है। खतरा उसको है कि उसकी गवर्नमेंट नहीं बन रही है, इसलिए सब तिलहलाहट है और कोई विषय नहीं है। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानने वाले लोग हैं। जो लोग हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये लोगों की स्थिति क्या है? क्या कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर अभी बोले, सोशल मीडिया में जो अभिव्यक्ति, विचार की अभिव्यक्ति की बात करने वाले लोग ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया में कोई कुछ बोलेंगे तुम पकड़ के बंद कर देंगे, फैक्ट चेक के बहाने, फैक्ट चेक के बहाने बंद करने की बात करने लगे हैं। क्या तमिलनाडु में चल रहा है भाई? सभी जगह पे क्या चल रहा है? जो लोग बोल रहे हैं उसका चेहरा कहाँ है? और हमने ऐसा कभी नहीं कहा। कथनी और करनी, ये दोनों के बीच में कोई डिफरेंस मोदी के जीवन में नहीं रहा है। क्लैरिटी के साथ काम चलता है। हमारा काम है देश को बनाना, नया भारत का निर्माण करना है मोदी जी का लक्ष्य है, और ये लक्ष्य पर मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है। हम कभी शॉर्ट टाइम की राजनीति नहीं करते हैं। देखो, सरकार बनती है ना तो 5 साल के बाद फिर से सरकार बनाने के लिए ही प्रयास करती है, और ये ही मोदी जी है जो 25 साल का विजन, अमृत काल का विजन, यानी कि देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब देश कैसे होना चाहिए, ये विजन को लेके काम कर रहे हैं। कोई शॉर्टकट नहीं। इसमें वो रेवड़ी वाली बात भी आ रही है कि कर्नाटका के इलेक्शन में, कर्नाटका के चुनाव में रेवड़ी को लेकर जो फ्रीबीज होती हैं उसको लेकर कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई और बीजेपी की हार हुई। क्या अब जो 3 चुनाव आने वाले हैं इस साल और फिर 2024, क्या हर मंत्रालय को बोला जाएगा कि आप चीज़ें फ्री में दो? जैसे आपके मंत्रालय में हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आपको दवाइयाँ फ्री में देना होगा क्योंकि इलेक्शन नहीं तो हार जाएंगे। तो क्या ऐसे शॉर्टकट मेथड्स नहीं हार जाएंगे, नहीं हार जाएंगे। देखो, यही पॉलिटिकल पार्टी ने गुजरात में, कांग्रेस हर बार कहती है केवल आकाश में से स्टार को दे देने की ही छुट्टी रखती है, बाकी सब चीज़ को बोल देती है। हम बिजली फ्री देंगे, हम 5,000 रुपया अकाउंट में डाल देंगे, 3,000 महिला में डाल देंगे, बेरोजगार में 5,000 डाल देंगे, हम वाटर कनेक्शन फ्री कर देंगे। ऐसा दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने आके बहुत किया था। लास्ट इलेक्शन में भी हम किसानों का, लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में भी ओपोजिशन ने कहा ही था कि हम किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे, हम वो कर, कोई चीज़ छोड़ी नहीं थी। लेकिन भी देश की जनता ने मोदी जी को ही वोट दिया। हम देश का सशक्तिकरण चाहते हैं। देश को मदद कहाँ करनी? फॉर एग्जांपल, हम कहते नहीं हैं भाई हमने देश में मुफ्त वैक्सीनेशन किया, हमने कहा नहीं था, लेकिन कोविड आया, देश को ज़रूरत लगी। उस वक्त 1,300 रुपया था एक डोज का। एक फैमिली में 5 लोग होते हैं तो 7,500 हुआ, 2 डोज का 15,000 हुआ, हमने दे दिया ना, मदद करी ना, वो सशक्तिकरण है।
देश के आज हम किसान के अकाउंट में पैसा डालते हैं। किसान एक ऐसी कम्युनिटी है, उसको मदद करना चाहिए, उसका सशक्तिकरण करना चाहिए। हमने किया। हमने किसान को इस बार आपको पता होगा फर्टिलाइज़र की प्राइस अनाप शनाप बढ़ गई और सब्सिडी 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई। तब मोदी जी ने मुझे कहा, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी सब्सिडी पूरी हो गई और एक बैग DAP की उसके पर 2500 रुपया सब्सिडी हो गई, एक बैग यूरिया की 3000 रुपया एक बैग पर सब्सिडी हो गई। तो सब्सिडी आपने जो बजट में प्रावधान किया था वो तो ख़त्म हो गया, क्या करूं? तब मोदी जी ने कहा था कि किसान के जेब में भारण नहीं आना चाहिए, आपको सब्सिडी बढ़ानी पड़े तो बढ़ा दो, और सब्सिडी बढ़ा दिया। 2.5 लाख करोड़ तक सब्सिडी बजट गया, लेकिन किसान के जेब में भारण नहीं आने दिया। ये किसान का सशक्तिकरण कहा जाए। आप रेवड़ी बांट यही दो। फर्क है सशक्तिकरण में और कोई चीज मुफ्त में देने में, अलग चीज है। यही आप स्वाभाविक है, आप लालच दे के वोट लेते हैं। हम आवश्यकता होती है तो देश को मदद करना एक बात होती है, स्थिति में उपयोगी होना एक बात होती है, और ये देश का मानस बदल रहा है। मैंने देखा ये कोई चीज़ चलने वाली नहीं है। देश की जनता विकास के साथ जुड़ी हुई है, उसको रोजगार का अवसर देना है, उसको काम देना है, उसकी स्किल एनहांसमेंट करना है, उसके साथ खड़ा रहना है। सुख दुख की स्थिति में उसको लगना चाहिए कि सरकार मेरी भी है जी, मेरे लिए है। ये बात उसको फील होने लगी है। इसलिए मेरा पक्का विश्वास है 2024 में मोदी 3 गवर्नमेंट क्लियर मेजोरिटी से बनी। सर आखिरी सवाल, जब जो पेनल्टिमेट ईयर होता है इलेक्शन के होने के 1 साल पहले, जो अफसर लोग होते हैं, वो जो ब्यूरोक्रेसी, पूरी अफसरशाही, ये थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि हम ये मंत्री का काम करें या ना करें, अगर सरकार नहीं आती तो फिर हम ही मारे जाएंगे। तो वो लास्ट ईयर बहुत मुश्किल होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आपको ऐसे शंका है कि अफसर लोग जो हैं, आप उसमें ऐसा है, आप उसके पास क्या काम कराना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। मैं तो मोदी 1 गवर्नमेंट में भी था जी, मोदी 2 में भी हूँ। मैंने लास्ट डे तक गवर्नमेंट मशीनरी को काम करते हुए देखा है, और मैं UPA गवर्नमेंट के समय में MP था, वो भी देखा है। 2 साल पहले व्यवस्था पहले से ही लथड़ा गई थी, गवर्नमेंट मशीनरी पहले से ही ढीली हो गई थी, और मैंने लास्ट डे तक काम करते हुए भी देखा है। तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है। हमें काम कराना है, सही रास्ते से कराना है, देश के लिए कराना है, हम करते जा रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी हमें अच्छी तरह से मदद कर रही है। चलिए, धन्यवाद मनसुख भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching or listening to this episode. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.